अध्याय 96। चलो एक साथ हो। एस्टर सॉन्ग डू लिट अभी भी नहीं चाहता था। उसका पुराना स्कूल। तो ठीक है, एक पल रुको और जब तुम मिस्ड कॉल देखोगे तो उसे पता चल जाएगा। उस समय वह उसे वापस कॉल करेगा। क्वावियत ने अनुमान लगाया कि टोंग डू लिट उसके फोन का जवाब ठंडेपन से देगी। क्वावियत, क्या तुमने फिर से कोई परेशानी खड़ी कर दी? मेरे पास नहीं है, धीरे से जवाब देते हुए उसके मुंह के कोने मुड़े बिना नहीं रह सके। फिर टोंग डू लिट को एक और मौका दिया। उसके दिल में एक छोटी सी आवाज ने कहा, टोंग डू लिट, जल्दी से फोन उठाओ। टोंग डू लिट, जल्दी से क्वावियत को बुलाओ। टोंग डू लिट, जल्दी से क्वावियत को बुलाओ। आंखें फोन पर घूर रही थी। फोन अभी भी नहीं बजा। कोई बात नहीं, जल्दी ही बजेगा। फोन पर घूरते रहो। 9 बजे, 9 बजे। वियत्तु के माध्यम से आप और क्या उम्मीद करते हैं? अब और इंतजार मत करो। भयानक टीम का वियत्तु का सफाया हो गया है। वे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ध्यान से सोच रही थी। शायद उस समय भी आवाज में मुक्ति का भाव था। मुक्ति के उस भाव को इस तरह समझा जा सकता था, आखिरकार मैं क्वावियत्तु से बच सकती हूँ। सॉन्ग डू लिट इतना दृढ़ निश्चयी था, बेशक क्वावियत्तु अब और नहीं रुक सकता था। फोन बंद करो। सो जाओ, सो जाओ। तंबू अंधेरे में डूब गया था। चारों ओर घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। टिक टॉक, टिक टॉक। उन अंतहीन टिक टिक के बाद लाइट चालू करने की हिम्मत न जुटाते हुए वह जेनिफर की मेज पर खोजने के लिए नीचे झुकी। उसने जेनिफर को पहले भी यहाँ सिगरेट छोड़ते देखा था। क्वावियत्तु ने जल्दी से वह सिगरेट ढूंढ ली जो उसे चाहिए थी। अपने बिस्तर पर वापस झुकी, सिगरेट जलाई। ऐसा लगा जैसे यह दूसरी बार था जब वह इस वस्तु के संपर्क में आई थी। पहली बार मरमंस्क में थी, दूसरी बार धूम्रपान का अभ्यास बहुत ज्यादा था। तंबू के सहारे झुकी, अपने घुटनों को मोड़ा, अपनी आंखें बंद की, मसालेदार निकोटीन को अंदर जाने दिया। हिम्मत, दूसरी बार, तीसरी बार धुआं निकला। बुरा नहीं, राहत की सांस ली। सिगरेट अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि टेंट में किसी को देखा। कौन है? आवाज कांप रही थी। तंबू शांत था, केवल मंद प्रकाश था। लंबा और पतला आंकड़ा इत्मीनान से जहां वह बैठी थी, उसके हाथ से सिगरेट ले ली। आवाज कर्कश, क्या बुरा नहीं है? उसने सिगरेट बुझा दी। तंबू फिर से अंधेरे में डूब गया। घड़ी अभी भी टिक टिक कर रही थी। एक व्यक्ति की सांस की आवाज दो लोगों की सांस की आवाज बन गई। वह बिस्तर से उठी, वह भी उसके पीछे गया। उसका हाथ अंधेरे में टटोल रहा था। उसने उसका हाथ महसूस किया, अपना सिर नीचे किया। उसकी कलाई पर अभी भी उसके दांतों के निशान थे। सॉन्ग डू लिट, तुम कमीने, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या वह कमीना सॉन्ग डू लिट यहाँ नहीं है? मैंने उससे कहा। यह सही है, क्या वह कमीना टोंग डू लिट पहले से ही यहाँ नहीं है? अंधेरे में मैंने पूछा कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला। वास्तव में तुम्हें ढूंढ पाना आसान नहीं है, यह भी सच है। टोंग डू लिट ने क्वावियत्तु को आसानी से नहीं पाया। तो उसके होठों को सिकोड़ते हुए, तो फिर तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? उसे खोजने आओ, उसने उसके कान में फुसफुसाया। क्योंकि मैं तुम्हें चूमना, गले लगाना और छूना चाहता हूँ। इन शब्दों ने क्वावियत्तु को चौंका दिया। क्या यह कमीना पहले से ही उसके मन की बात जानता था और यहाँ तक कि उसके रहस्य को भी देख रहा था? तुम्हें देखने की अनुमति नहीं है, उसने उसे चेतावनी दी। ठीक है, छाया ने उसके चेहरे को ढक लिया। उसकी सांस आग की तरह जल रही थी, जिससे वह इसे सहन नहीं कर पा रही थी। जब उसका शरीर स्लीपिंग बैग में घुसा तो उसने उसे दबाने का अवसर लिया।
उसकी उंगलियां उसके सीने पर गिरे बालों के धागों को सहला रही थी। धीरे से उससे डोंग डोंग कह रही थी। उसने धीरे से उत्तर दिया। कुछ याद करते हुए उसने अपने पजामे के बटन खोलने से उसका हाथ रोक दिया। क्या हुआ? क्या होगा अगर जेनिफर यहाँ आ जाए? उसने पूछा। नहीं। तुम्हें कैसे पता? उसका मंगेतर गाड़ी चलाकर यहाँ आया था। उसके मंगेतर के यहाँ आने से क्या लेना देना है? उसने पूछा। उसकी सांसें उसके चेहरे पर और भी गर्म थी। उसकी आवाज गर्मियों की हवा की तरह थी। कार में ऐसा करना बहुत रोमांचक है। एक बार ड्राइवर की सीट पर करो, एक बार यात्री की सीट पर करो, फिर पीछे की सीट पर करो। सुबह होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक झटके में उसके गाल आग की तरह लाल हो गए और उसने उसे हल्के से मारा। तुम शरारती हो। यह सही है। सॉन्ग डू लिट जेनिफर को कैसे जानता था? तुम जेनिफर को कैसे जानते हो? उसने उससे पूछा। इस सवाल ने उसे गुस्सा दिलाया। वियत टू के पास जाओ। तुम बहुत बात करते हो। मैं बस उत्सुक हूँ। जिज्ञासु। अब मुझे आशा है कि आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आपकी जांघ में जो चीज घुसी वह बेसबॉल का बल्ला था या कोई बड़ा लट्ठा। बेशक आप कह सकते हैं कि वह भट्टी में गर्म की गई स्टील की छड़ थी। इन शब्दों से क्वावियत्तु की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका गला रुंध गया। उस कमीने टोंग डू लिट ने ये शब्द कहाँ से सीखे? लेकिन अभी इस मामले की जांच करने का समय नहीं था। लेकिन एक बात तो कहनी ही थी। उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और टोंग डू लिट से नरम आवाज में कहा कि उसे भविष्य में उसके लिए आड़ू रंग की ब्रा खरीदनी है। उस समय उसका गुस्सा बहुत अच्छा था। उसने धीरे से उसके शरीर को सहलाया और पूछा कि उसने इसे क्यों खरीदा। जेनिफर की वजह से, उसने कहा। जेनिफर को क्या हुआ? तुम्हारे आने से पहले उसने मुझसे शेखी बघारी थी कि उसके मंगेतर ने उसे पीच ब्रा खरीदी है। सॉन्ग डू लिट, तुम्हें मेरे लिए पीच ब्रा खरीदनी होगी। यह सही है। तुम्हें मुझे 1 दर्जन खरीदनी होंगी। क्वावियत्तु जेनिफर को हराना चाहती है। उस कनाडाई लड़की ने यह भी कहा कि उसे निश्चित रूप से कभी प्यार नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से सोचने पर ऐसा लगा कि उसे कभी प्यार नहीं हुआ। उन शब्दों ने उसे धीरे से हंसाया, उसे यह कहने के लिए मजबूर किया, अब और मत हंसो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? उसकी आवाज बहुत गुस्से में थी, फिर भी हंस रही थी। सॉन्ग डू लिट, मत हंसो। वाक्य। सॉन्ग डू लिट, मत हंसो। हल्की जली हुई गंध आती है। जली हुई गंध क्यों आती है? पैरों को फैलाते हुए ऐसा लगा जैसे उसकी एड़ियों ने किसी चीज को छू लिया हो। जल्दी से सिकुड़ते हुए एड़ियों से होने वाली जलन ने उसे पलके खोलने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। स्लीपिंग बैग में छोटी छोटी चिंगारियां थी। स्तब्ध होकर उसने तकिया पकड़ा और छोटी छोटी चिंगारियां मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया। बहुत जल्दी तंबू अंधेरे में डूब गया। चारों ओर केवल जलने की हल्की गंध थी। टॉर्च चालू करते हुए कैनवास तंबू के चारों ओर आगे पीछे देखा। उसके दिल में कड़वाहट से मुस्कुराहट। क्वावियत्तु, तुम क्या खोज रहे हो? हाँ, क्वावियत्तु, आप क्या खोज रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सॉन्ग डू लिट पहले ही भाग गया हो, आपको डराने के लिए? नहीं नहीं नहीं। सॉन्ग डू लिट निश्चित रूप से अभी राष्ट्रपति की पत्नी के विला में है। ऐसा कहा जाता है कि इस राष्ट्रपति की पत्नी कानून की पढ़ाई कर रही एक A+ स्तर की छात्रा है। अभी सॉन्ग डू लिट शायद राष्ट्रपति की पत्नी के साथ कानून के बारे में बात कर रहा हो या झांग चुनकिंग के साथ फोन पर दलिया बना रहा हो। इस दौरान यह बहुत संभावना है कि वह झांग चुनकिंग के साथ फोन पर दलिया बना रहा हो। SN एनर्जी के CEO और उनके अधीनस्थ मेका लाबे देसेंगेज में घूमना लगातार 2 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है।
एक पर्यटक ने गलती से एक तस्वीर ले ली। सोंग डू वियत एक सर्फबोर्ड पकड़े हुए था। झांग चुनकिंग ने बिकनी पहनी हुई थी। वे दोनों सूर्यास्त के नीचे एक साथ चल रहे थे, पोस्टकार्ड की तरह सुंदर लग रहे थे। ला बे दे सेंगेज, फ्रांस के नीस के दक्षिण पूर्व में स्थित एक समुद्र तट बूढ़ा। यह लानत निकोटीन ही था जो टोंग डू लिट को यहाँ लाया। अब टोंग डू लिट वह व्यक्ति नहीं है जिसका क्वा वियत तो स्वागत करती है। यह अस्वीकार्य है। निकोटीन अपराधी है, अंधकार साथी है। दोनों ने मिलकर टोंग डू लिट को उसके सामने ला खड़ा किया। क्वा वियत तो ने प्रकाश चालू कर दिया। इस बार टोंग डू लिट फिर से नहीं आएगा। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीव पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरों की मदद कर रहे हैं। अगले दिन, जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही क्वा वियट टू बिस्तर से बाहर निकला, उसने अपनी आंखों के नीचे काले घेरे देखे। जेनिफर भी अपनी आंखों के नीचे काले घेरे के साथ अंदर चली गई। फियोना, क्या तुम भी कल रात अपने प्रेमी से मिलने गई थी? बातचीत संगठन की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य ने कहा। इस लंच ब्रेक के बाद बातचीत संगठन के युवा सदस्यों ने पार्टी को सजाना शुरू कर दिया। जेनिफर की आवाज बाहर से गूंजी, फियोना, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। उस समय क्वा वियत तो कैंप फायर जलाने के लिए लकड़ियां जमा कर रहा था। जेनिफर ने अस्पष्टता से मुस्कुराते हुए कहा कि जो व्यक्ति फियोना को खोजने आया था वह एक युवा व्यक्ति था। उसकी त्वचा भी उसकी तरह पीली थी। एक युवा पीला आदमी? उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उस तेज धड़कन की आवाज में उसने पूछा कि क्या वह व्यक्ति लंबा था? लंबा, सुंदर? सुंदर, और वह थोड़ा रहस्यमय दिखता है। जेनिफर जिस ओरिएंटल आदमी के बारे में बात कर रही थी, वह नदी के किनारे उसका इंतजार कर रहा था जहां वे कपड़े धो रहे थे। नदी के किनारे की ओर जाने वाले रास्ते पर चलते हुए उसके कदम स्थिर थे, न तेज और न ही धीमे। क्या होगा अगर वह नहीं था? क्या होगा अगर वह गु लानसेंग था? लेकिन आज सुबह उसने गु लानशेंग को फोन किया और गु लानशेंग ने कहा कि उसके पास उससे मिलने का समय नहीं है। वह अभी जिम्बाब्वे में है। ट्रक ड्राइवर की आवाज आज भी मुझे परेशान करती है। क्वा वियत तो बुदबुदाता है। वह अब जिम्बाब्वे में है। उसका मन धीरे धीरे साफ हो गया। एक युवक नदी किनारे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वह थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। यह सच था। इसके अलावा क्वा वियत तो केवल 2 युवा पूर्वी पुरुषों को जानता था। को लान सिन्ह ने कहा कि वह नहीं आ सकता। वह अब जिम्बाब्वे में है और एक पैर नंगे पांव। वह एक पागल महिला की तरह लग रहा था। वह सोचती थी कि क्या सोंग डू लिट उसे पूरी रात कार में बंद कर देगा। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि एक जूता थोड़ा बोझिल है, इसलिए उसने दूसरा जूता नदी में फेंक दिया। वह नंगे पैर लकड़ी के पुल के पार चली गई। वियत्तु से गुजरते हुए उसने जेनिफर द्वारा बताई गई जगह पर किसी को नहीं देखा। क्या जेनिफर उससे झूठ बोल रही थी? जंगल में कुछ कदम चले, रुके, बोले और जल्दी से बाहर आए। उसे सिर्फ पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। या जेनिफर ने जो कहा वह सिर्फ उसकी कल्पना थी? आवाज ने हताश होकर विनती की, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं चली जाऊंगी। पूरे जंगल में गूंज फैल गई और उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट लगी। आंसू बहने लगे। यह उसकी कल्पना नहीं थी। वास्तव में नदी के किनारे कोई खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह सोंग डूली नहीं था। गु लानशेंग को छोड़कर कोई भी उसे हमेशा इस तरह से नहीं चिढ़ाता था। जब उसके पीछे के कदम रुके तो उसने देखने की भी जहमत नहीं उठाई। लगातार मुक्का और लात मारती रही और चिल्लाती रही, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास मुझे खोजने के लिए समय नहीं है?
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास मुझे ढूंढने के लिए समय नहीं है? अगर हिम्मत है तो फिर मत आना। सुनो, तुम क्या कह रहे हो? लेकिन वह वास्तव में गुस्से में थी। उसने सुबह सुबह फोन करके क्यों कहा कि वह उसे खोजने नहीं आ रहा है? उसे यह गो लांसिंग नहीं है पद्धति का उपयोग क्यों करना पड़ा, जिससे वह सोचने लगी। यह सोचकर कि वह जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा उसके घुटनों में दबा हुआ था, गो लांसिंग को अनदेखा कर रहा था। आसपास का माहौल बेहद शांत था। थोड़ी देर बाद उसने पाया कि गु लांसिंग भी उसकी तरह उकड़ू बैठा था, उसे घूर रहा था। वे दोनों घास पर बैठे थे। जब गु लांसिंग ने उसे फोन किया तो वह पश्चिमी नदी के बीच में एक मिशन पर था। 2 खनन नावें टकरा गईं। 14 नाविक पानी में गिर गए। 2 नाविक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें वापस बैरक में ले जाया गया। वह जहाज पर मामूली रूप से घायल श्रमिकों की देखभाल करने के लिए घटनास्थल पर था। जब एम्बुलेंस के आने का इंतजार कर रहा था तो उसे पता चला कि बातचीत करने के लिए बैरक तक जाने के लिए एक छोटी सड़क थी। उसने स्थानीय लोगों से एक मोटरसाइकिल उधार ली। अचानक इस तरह से दिखाई देना थोड़ा आश्चर्यजनक होगा। गुलिशिंग की आवाज असहाय थी। अपने मुंह के कोने को जाने दे। और उदासीन रूप से जवाब दिया। गु लांसिंग जैसा कोई नहीं था, एक मोटरबाइक चला रहा था, भले ही वह सड़क से परिचित था या नहीं। और इस बारे में चिंता न करें कि क्या यह खतरनाक था या नहीं, वह एक स्किज़ोफ्रेनिक है। उसके बाल मौत के घाट उतार देते हैं। दूर से गुरे लैंशिंग को बताएं कि आपको एक प्रेमिका को ढूंढना चाहिए। एक प्रेमिका को बाल के साथ ढूंढना चाहिए जो बदबू नहीं लेता है। उसे ग्यू लांसिंग को बताओ कि एक प्रेमिका को बालों के साथ खोजने के लिए जो बदबू नहीं आती है। उसकी पलकों को कम करते हुए गु लांसिंग के हाथ की पीठ को देखते हुए, उसके हाथ के पीछे एक बेहोश खरोच था। शायद रास्ते में वह एक पेड़ की टहनी से टकरा गई। ठीक है, अगर गु लांसिंग को क्वाव्यक्तु को बोलते हुए सुनना पसंद नहीं है तो वह और कुछ नहीं कहेगी। उसे ये शब्द कहने देना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसने उसकी ओर देखा। उसने उसका कंधा थपथपाया। वह उस पर मीठी मुस्कान बिखेरी, फिर अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। क्वाव्यक्तु, अब हमारे पास पक्षियों की चहचहाहट, बहती हवा, साथ में बहते पानी को सुनने के लिए लगभग 10 मिनट है। यह व्यक्ति कवि बनने वाला है। और वह ही है जो माहौल को खराब करती है। गु लांसिंग ने जवाब दिया, साथ ही एक दूसरे के बदबूदार बालों को सूंघना। अध्याय 97। चलो साथ रहें 3। जब कार स्टार्ट हुई तो इंजन ने बहुत तेज आवाज की जिससे शाखाओं पर बैठे पक्षी तुरंत उड़ गए। क्वाव्यक्तु ने अपने कान ढकने चाहे, लेकिन को लांसिंग की चेतावनी भरी निगाहों के सामने वह केवल अपने हाथों को नीचे करके अपनी हंसी को दबाकर उसे इंजन स्विच को बार बार चालू करने की कोशिश करते हुए देख सकती थी। अंततः एक क्लंक ध्वनि के साथ मोटरसाइकिल सफलतापूर्वक चालू हो गई। वह एक तरफ खड़ी होकर तब तक हंसती रही जब तक उसकी कमर झुक नहीं गई। मोटरसाइकिल की आवाज को अनदेखा करते हुए को लांसिंग ने अपनी बाहें क्रॉस करके उसकी तरफ देखा। क्या भौहें सिकोड़ी? वह हिला नहीं, अपनी भौहें उठाईं और कहा, चले जाओ। वह अभी भी नहीं हिला। उसे अभी भी काम करना था, अपने पैर पटकते हुए। फिर उसने भौहें सिकोड़ी। डॉक्टर को, क्या अभी भी कोई ऐसी बात है जिससे आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं? आंखें प्रश्न चिन्हों से भरी हुई। अपना माथा थामे को लांसिंग उसके आगे आगे चला। वह धीरे धीरे नीचे बैठा, घास के एक एक पत्ते को तोड़कर उसके पैरों और पीठ पर चिपका दिया। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन को तौलिए की तरह इस्तेमाल किया और उसके पैरों के तलवों को साफ किया। अपने जूते उतारते हुए पंजे उसके सामने
एड़िया उसके नंगे पैरों की तरफ धीरे से उसके टखने पकड़े, अपने जूते उसके पैरों में पहनाए। उसके जूते उसके पैरों पर बहुत बड़े थे, सिर्फ एक बार और जूते का फीता बांधा जा सकता था। जब वह उसके जूतों के फीते बांध रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोल्लान सिन्ह के जूते पहने हुए क्वावियत्तु ने कोल्लान सिन्ह की मोटरसाइकिल को दूर तक जाते हुए देखा, एक के बाद एक पेड़ों के बीच से गुजरते हुए। एक पल में उसने अपने पैरों में उसके सफेद मोजे भी देखे। मोटरसाइकिल की आवाज बहुत दूर जा चुकी थी। गुलानसिंह की आकृति भी घने जंगल में गायब हो गई थी। उनकी आंखों के सामने केवल घुमावदार, उबड़-खाबड़ लाल कीचड़ भरी सड़क थी। जंगल से बाहर आते हुए आसमान धीरे-धीरे पीला हो गया था। सूरज हमेशा खड्ड के पीछे बहुत जल्दी डूब जाता है। गुलानसिंह के जूते बहुत बड़े थे, जिससे एक बड़ा गैप रह जाता था। सौभाग्य से जूतों के फीते कसकर बंधे हुए थे। ट्रक बड़े तंबू के बाहर रुका। ट्रक चालक बातचीत दल के सदस्यों के साथ बहुत उत्साह से बात कर रहा था। सशस्त्र बल दल मछली लेकर आया। बातचीत दल के प्रभारी व्यक्ति ने मछली को टुकड़ों में काटने और उन्हें तलने का सुझाव दिया। क्वावियत्तु आटा तैयार करने के प्रभारी थे। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसके परिवार में एक बहन है, वह शादी करके हरारे चली गई है। अब वह हरारे के अमीर इलाके में रह रही है। उसके जीजा की तंबाकू की फैक्ट्री है। ट्रक खरीदने के लिए आधे पैसे उसके जीजा ने दिए थे। वह अपने जीजा और बहन का बहुत आभारी है। उसने कई महीनों से अपनी बहन और जीजा को नहीं देखा था। इस बार वह सुविधानुसार उनसे मिलने जाएगा। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर। वे शायद भोर से पहले पहुँच जाएंगे। क्वावियत्तु ने अपने दिल में सोचा। उसकी आंखें कभी-कभी उस ट्रक पर जा गिरती थीं। ट्रक के बिस्तर में सामान लगभग खाली हो चुका था। किसी ने ट्रक ड्राइवर का अभिवादन करने के लिए कदम बढ़ाया। अरे मैका, चलो साथ में वाइन पीते हैं और ग्रिल्ड मीट खाते हैं। मैं वास्तव में जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने बहनोई के साथ अपॉइंटमेंट लेना है। मुझे जल्दी ही निकलना है, ट्रक ड्राइवर ने ऐसा जवाब दिया। ट्रक में रखा सामान जल्दी से उतार दिया गया। ड्राइवर ने कहा कि उसे तुरंत निकलना होगा। ड्राइवर ने कहा कि वह अपने बहनोई से मिलना चाहता था। ड्राइवर ने कहा कि वह हरारे जाना चाहता था। क्वावियत्तु ने सोचा। अचानक फियोना नामक एक तेज आवाज उसके कानों में गूंजी। होश में आने पर उसने पाया कि उसके हाथ में जो आटा था वह बर्तन में नहीं, बल्कि जमीन पर गिरा था। बिना रुके उसने आटे को जमीन पर फेंक दिया और तेजी से अपने तंबू की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने टेंट का दरवाजा खोला, क्वावियत्तु ने ट्रक ड्राइवर को वार्ता दल के सदस्यों को अलविदा कहते सुना। जैसे ही उसने अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड हाथ में पकड़ा, बाहर ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी। क्वावियत्तु जल्दी से बाहर भागा और जैसे ही टेंट से बाहर निकला, जेनिफर से टकरा गया। जेनिफर ने फियोना से पूछा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ समय के लिए हरारे जाना है, उसने जवाब दिया। हरारे? तुम पागल हो। हरारे तो बहुत दूर है, जेनिफर ने कहा। मुझे पता है, लेकिन मेरे पैर नहीं रुके। फियोना, तुम हरारे में क्या करना चाहती हो? जेनिफर ने उसका पीछा किया और पूछा। हाँ, आप हरारे क्यों जाना चाहते हैं? लेकिन कदम अभी भी इतने तेज थे कि डर लग रहा था कि ट्रक पहले ही निकल चुका होगा। सौभाग्य से ट्रक अभी भी आगे नहीं बढ़ा था। वह थोड़ा तेज भागा, ट्रक के पैडल पर कूद गया और ड्राइवर की खिड़की पर जोर से दस्तक दी। ड्राइवर ने कार का दरवाजा नीचे किया और अपनी इच्छानुसार यात्री का दरवाजा खोला। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, वह यात्री सीट पर बैठ गया, कार का दरवाजा बंद कर दिया और जोर से चिल्लाया, जल्दी चलाओ। ड्राइवर उसकी आभा से भयभीत लग रहा था।
और कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। क्वाव्यक्तु ने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने अपने हाथ में पासपोर्ट और आईडी कार्ड को खाली देखा। इस पल कार रुक गई। फियोना, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? ड्राइवर ने उससे पूछा। हाँ, आप क्या करना चाहती हैं? फियोना, ड्राइवर अचानक जोर से चिल्लाया, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। बस कह दो, मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। वियत्तु के ऐसा जवाब देने के बाद ड्राइवर ने उसे डांटा, क्योंकि वह डर गई थी, इसलिए उसने ऐसा ही कहा। पता चला कि वह किसी से मिलना चाहती थी। यह कार हरारे की ओर जा रही थी। हरारे में कोई और नहीं था। हरारे में सिर्फ टोंग डू लिट था। वियत्तु के जरिए वह टोंग डू लिट से मिलने हरारे जाना चाहती थी। क्या मेरी कार तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले जा सकती है जिससे तुम मिलना चाहती हो? ड्राइवर ने उससे पूछा। उसने सिर हिलाया। वह व्यक्ति वही होगा जिससे तुम प्यार करती हो, दूसरे आदमी ने कहा। कोई जवाब नहीं। कार की खिड़की से बाहर देखा। उसकी नज़र उन पत्तों पर रुक गई जो सूरज की रोशनी में ढके हुए थे। फियोना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मूल निवासियों को बेच दूंगा? अगर वास्तव में ऐसा था, तो सोंग डू लाई उसे निश्चित रूप से ढूंढ लेगा, इसलिए वह बिल्कुल भी डरी नहीं थी। पहले की तरह जब वह उन चीजों में शामिल होती थी। महत्वपूर्ण क्षणों में सोंग डू लाई के पास एक रास्ता होता था। ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे बैरक से निकल रहा था। क्वाव्यक्तु ने जेनिफर को फोन किया। जेनिफर से कहा कि उसे कुछ काम है और उसे कुछ समय के लिए हरारे जाना है। जब उसे रहने के लिए जगह मिल जाएगी तो वह उसे पता भेज देगा। जब समय आएगा तो वह अपनी चीजें उस पते पर भेज देगी। वह यह भी नहीं जानती थी कि उस समय टोंग डू लिट उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह वैसे भी उसके साथ रहना चाहती थी। इस विचार ने उसे अंदर से थोड़ा खुश महसूस कराया। वह उस थोड़ी सी खुशी को अपने साथ लेकर ट्रक की झटकों में सो गई। कुछ शब्द फियोना के बाद क्वाव्यक्तु ने अपनी आंखें खोलीं। कहानी केवल trienviki.com लास्ट लीव पर पोस्ट की गई है। अगर तुम कहीं और देख रहे हो तो तुम डाकुओं की मदद कर रहे हो। एक नज़र में सूरज पश्चिम में डूब चुका है। अभी हरारे नहीं आया होगा। इधर उधर देखते हुए ट्रक तंबाकू के पौधों से भरे यार्ड में रुका, घने तंबाकू के खेतों को देखते हुए। ट्रक ड्राइवर मुस्कुराया और उससे कहा, फियोना, हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। ड्राइवर की बात सुनकर क्वाव्यक्तु का दिल बैठ गया। यहाँ से हरारे अभी भी 260 किलोमीटर दूर था। यह घर ड्राइवर के साले की तंबाकू फैक्ट्री थी। उसके साले और बहन के पास रहने के लिए कमरे तो थे, लेकिन आम तौर पर वे तंबाकू फैक्ट्री में काम करते और आराम करते थे। बात करते हुए ड्राइवर के बहनोई ने अपने मुंह में एक सिगरेट के साथ दिखाई दिया। इंजन शोर बहुत जोर से था। रात में यात्रा करना आसान नहीं था। सुरक्षा के लिए इसमें कम से कम 100 मिनट लगेंगे। यहाँ टैक्सी बुलाना बहुत मुश्किल था। क्वाव्यक्तु के आग्रह पर गैस उगलने वाली मशीन के मालिक ने अपने रिश्तेदार टैक्सी ड्राइवर को बुलाया। सुबह 9:10 बजे क्वाव्यक्तु कार में सवार होकर हरारे के लिए रवाना हुई। कार का दरवाजा बंद हुआ और उसने राहत की सांस ली। आखिरकार। लेकिन जब टैक्सी ड्राइवर ने पता पूछा तो क्वाव्यक्तु सिर्फ अपना मुंह खोलकर रह गई। रास्ते में वह सिर्फ टोंग डू लिट को ढूंढना चाहती थी, लेकिन टोंग डू लिट अब कहाँ है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसके फोन की बैटरी कम हो रही थी। क्या उसे सोंग डू लिट को फोन करना चाहिए? क्या होगा अगर सोंग डू लिट ने फोन नहीं उठाया? अगर टोंग डू लिट ने फोन नहीं उठाया तो क्या वह गुस्से में कुछ अजीब काम करेगी?
उसे अपने डर और अन्य सभी कारकों पर काबू पाकर हरारे के लिए बस लेने का निर्णय लेना पड़ा, जो अब केवल 50 मील दूर था। यह सोचकर क्वावियत्तु ने अपने दादा को बुलाया। उसने अपने दादाजी को बहुत ही नरम लहजे में बताया कि वह अब हरारे में है। स्थानीय समाचार पत्र की बदौलत उसे पता चला कि सोंग डू लिट भी हरारे में है। दादाजी, लिट अब राष्ट्रपति की पत्नी की विशिष्ट अतिथि हैं। मैं अभी तक राष्ट्रपति के विला में नहीं गया हूँ। यदि संभव हो तो मैं जाकर देखना चाहता हूँ और लिट को आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसे प्रभावित करने में असमर्थ बूढ़े व्यक्ति ने यह इसलिए कहा ताकि वह देख सके कि क्या वह पता लगा सकता है कि लिट कहाँ है। दादाजी, याद रखें, यह एक आश्चर्य है। वियत्तु के माध्यम से फिर से याद दिलाओ। हरारे से करीब 40 किलोमीटर दूर क्वावियत्तु को टोंग डू लिट का पता मिल गया। दादाजी ने टोंग डू लिट को फोन किया। दादाजी, आपने लिट को मेरे बारे में नहीं बताया, है न? नहीं। धन्यवाद, दादाजी। डोंग डोंग, सावधान रहना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। अलविदा दादाजी, धीरे बोलो। फोन रखते हुए, अपनी आंखें बंद करते हुए, उस गले के करीब झुकते हुए, यह सब तुम्हारा दोष है। तुम्हारी वजह से मैंने दादाजी से बहुत झूठ बोला। उसने उसके माथे को चूमा। हाँ, यह सब तुम्हारा दोष है, यह सब तुम्हारा दोष है। लगभग 11 बजे थे जब क्वावियत्तु उस पते पर पहुंची जहां दादाजी उसे ले गए थे। यह जगह हरारे नेशनल पार्क के पास है। राष्ट्रपति का विला उन जगहों में से एक है जिसके चारों ओर उष्णकटिबंधीय पौधे लगे हुए हैं और जिसके साथ विदेशी राजनेताओं और प्रतिष्ठित मेहमानों का स्वागत करने का काम है। विला के सुरक्षा क्षेत्र के पास टैक्सी रुकी। वहां खड़े गार्डों को देखकर टैक्सी ड्राइवर ने क्वावियत्तु को गुड लक कहा और चला गया। क्वावियत्तु अपने दिल में कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। अभी उसे वास्तव में किस्मत की जरूरत थी। खुद को देखते हुए उसने गुलांसिंग के जूते पहने हुए थे। जब वह इतनी जल्दी में चली गई तो उसके पास अपने जूते बदलने का समय नहीं था। इतना ही नहीं, उसने गैस जेट के मालिक का कोट पहना हुआ था। गैस जेट की कुंडी ने उसकी शर्ट में एक बड़ा छेद कर दिया था, इसलिए मालिक ने लापरवाही से उसे एक कोट फेंक दिया था। इसके अलावा यह जैकेट अभी भी सिगरेट की गंध से भरी हुई है। देखो, आज उसे बहुत सारी बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा है। वह केवल यही उम्मीद करती है कि उन बुरी किस्मत को कुछ अच्छी किस्मत से बदला जा सके। उदाहरण के लिए, सोंग डू लिट अचानक उसके सामने आ गया। इसके अलावा क्वावियत्तु सोंग डू लिट को सफलतापूर्वक देखने का कोई तरीका नहीं सोच पा रही है। सोंग डू लिट अचानक प्रकट नहीं हुई, बल्कि पहरा दे रहा एक गार्ड उसकी ओर बढ़ा। इस समय यह अजीब होगा यदि उसके कपड़े संदेह पैदा न करें। उसने अपना पासपोर्ट और रिपोर्टर का प्रमाण पत्र दिखाया, यह समझाते हुए कि वह एक दोस्त का इंतजार करने के लिए यहाँ आई थी। गार्ड उससे उम्र में बड़ा था। पहरा दे रहे 2 गार्डों का मानना था कि उसके शरीर पर कोई धमकी भरा हथियार नहीं था, इससे पहले कि वे अपने मूल पदों पर लौट जाए। बड़े गार्ड के मुंह से क्वावियत्तु को पता चला कि इस विशिष्ट अतिथि का स्वागत करने वाले विला के मेहमान वर्तमान में राष्ट्रपति की पत्नी के चैरिटी डिनर में भाग ले रहे थे। गार्ड ने क्वावियत्तु को यह भी बताया कि आम तौर पर विशिष्ट अतिथियों की गाड़ियां इसी दरवाजे से प्रवेश करती और निकलती थी। फिर अगर वह यहाँ इंतजार करे तो कोई समस्या नहीं होगी। जब समय आएगा तो सोंग डू लिट को ले जाने वाली कार गुजरेगी। वह बाहर भागेगी और कार को रोकने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाएगी। तब सोंग डू लिट उसे जरूर देखेगी, है न? लेकिन आधार यह है कि उसका शरीर हवा में नहीं उछाला जाएगा
और गार्ड की बंदूकें उस पर निशाना नहीं साधेंगी। निश्चित रूप से यह इतना अशुभ नहीं होगा। आज उसके साथ बहुत बुरा भाग्य हुआ है। इतना बुरा भाग्य, निश्चित रूप से अच्छा भाग्य उसके दरवाजे पर आएगा। लगता है किस्मत मेरे दरवाजे पर आ गई है। दूर क्वाव्यक्तु ने एक आकृति देखी, लगभग 40 साल का एक श्वेत व्यक्ति। यह एसएन एनर्जी बिल्डिंग के लिफ्ट के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति था जिसने उसे जूते दिए थे। उस समय टोंग डू लिट ने पहले ही अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड और रिपोर्टर सर्टिफिकेट इस व्यक्ति को सौंप दिया था। बाईं और एक और प्रवेश द्वार था। श्वेत व्यक्ति बॉडीगार्ड को सर्टिफिकेट सौंप रहा था। क्वाव्यक्तु जल्दी से भागा, श्वेत व्यक्ति के सामने रुक गया। डर था कि वह उसे पहचान न ले। उसने अपने चेहरे को ढकने वाले बालों के ताने को उठाया, थोड़ा असंगत ढंग से बोला, उस दिन मैं लिफ्ट के दरवाजे पर टोंग डू लिट के साथ खड़ा था। आपने मुझे जूते दिए। हाँ, पासपोर्ट। उस समय टोंग डू लिट, जो आपके वरिष्ठ भी थे, ने मुझे मेरा पासपोर्ट दिया। मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मिस। हाँ, आप मिस्टर टोंग के दोस्त हैं, श्वेत व्यक्ति ने कहा। शुक्र है, आखिरकार क्वाव्यक्तु को कुछ किस्मत मिली। बाधा को पार करते हुए उस कदम का मतलब था 300 मील दौड़कर वह बहुत जल्द टोंग डू लिट से मिलने में सक्षम होगी। श्वेत व्यक्ति क्वाव्यक्तु को एक 2 मंजिला अलग मकान में ले गया और उससे कहा कि वह पहले टोंग डू लिट से संपर्क किए बिना उसे अंदर नहीं आने देगा। श्वेत व्यक्ति के जाने से पहले क्वाव्यक्तु ने एक बार फिर उससे कहा कि वह टोंग डू ली को उसके रूप के बारे में न बताए, क्योंकि अपने बालों को खरोंचते हुए शर्मिंदगी से कहा कि वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी। उसे देखते हुए श्वेत व्यक्ति चला गया। क्वाव्यक्तु ने अनुमान लगाया, उस आदमी की नज़र शायद इस तरह थी। उसके साथ ऐसा? हाँ, इस नज़र से वह भी एक सुंदर उपस्थिति के साथ उसके सामने दिखाई देना चाहती थी। कम से कम वह बालों के साथ दिखाई नहीं दे सकती थी। अगर सोंगडू ने उसे दूर कर दिया था, तो सड़े हुए रूप से पीछा किया जा रहा था। नज़र ठीक थी, शायद एक विदाई नज़र भी ठीक थी। उसकी आंखें उस दरवाजे पर घड़ी थीं। आखिरकार उस दृश्य में जो समुद्र पर धुंधली धुएं की तरह था, एक परिचित आकृति ने उसकी दृष्टि में प्रवेश किया। उसकी स्पष्टतः थकी हुई आंखें देख रही थी, लेकिन जब दोबारा देखा तो सिर झुका हुआ था। आंखें जमीन पर घास को घूर रही थी। कान खड़े होकर सुन रहे थे। पक्के पत्थर के रास्ते पर कदम रखते हुए कदम, पत्थर का रास्ता घर के दरवाजे की ओर जाता था। उसके बीच की दूरी केवल 1 हाथ की पहुंच थी। उसे देखें। पोर्च की ओर चलते हुए उसके दिल में गिनती करना, उसने उसकी पैंट को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है। खाने के बाद मैं जाऊंगी। अध्याय 98। चलो साथ रहें। 4। चुपचाप उल्टी गिनती। 3, 2, 1। अपनी पैंट कसने के लिए हाथ बढ़ाते हुए, मुझे भूख लगी है, मैं खाने के तुरंत बाद चला जाऊंगा, वियक्तु ने कहा। कोई जवाब नहीं। टोंग डू लिट, अब मैं। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई। अब मुझे बहुत भूख लगी है। एक पल बाद, क्या करें? शेफ ने अब काम खत्म कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आपके लिए खाने की जगह कहाँ मिलेगी। ऊपर से एक ठंडी आवाज आई, क्या ऐसा है? एक क्षण रुकें, अपना सिर झुकाएं। क्या अब और नाश्ता, ब्रेड या दूध चाहिए? शायद वह अब जवाब देने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने फिर पूछा, नाश्ता नहीं है, पेट भरने के लिए ब्रेड और दूध नहीं है, तो पानी तो होगा ही। बेशक, उसने हल्के से उत्तर दिया। इस वाक्य का अर्थ था उसे पानी पीने के लिए अपने घर आने देना। अभी के लिए
वह पहले उसके घर जा सकती थी और फिर कोई दूसरा रास्ता सोच सकती थी। पहली बार क्वाव्यक्तु खड़ी नहीं हो सकी। उसकी सारी ऊर्जा उसे खोजने के रास्ते में खर्च हो गई थी। अगर अगर वह उसे अभी खींच सकता तो वह अनजाने में खुद को उसकी बाहों में फेंक देती। अनजाने में उसका दिमाग गर्म हो जाता और कहती, टोंग डू लिट, मैं अब से हर बात में तुम्हारी बात मानूंगी। आत्मा और शारीरिक शक्ति, लेकिन नहीं। उसने कुछ नहीं किया। वहां खड़े रहना ताड़ के पेड़ से अलग नहीं था, इसलिए उसके पास कहने को कुछ नहीं था। पानी पीने के बाद वह तुरंत चली जाती। ताड़ के पेड़ के तने पर झुकी हुई क्वाव्यक्तु को खड़े होने में बहुत प्रयास करना पड़ा, फिर भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना सिर नीचे किया। टोंग डू लिट के पीछे पीछे चली गई, सीढ़ियों से ऊपर उसके पीछे पीछे। चारों दरवाजों पर फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल किया गया था। उसकी मुद्रा सीधी थी। उसने अपना सिर नीचे किया, लेकिन फिर भी तैयार नहीं थी। दिल अक्सर उसकी पीठ को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाती, एक के बाद एक, बस ऐसे ही आगे बढ़ती हुई। चौथे दरवाजे के बाद कहीं से एक बहुत तेज रोशनी निकली, जिससे क्वाव्यक्तु ने सहज रूप से अपना चेहरा ढक लिया। उसके सिर के ऊपर लटके कांच के झूमर ने उसे चक्कर आ गया। साथ ही उसका फिगर कई परतों में अपवर्तित हो गया, चाहे वह कांच की कैबिनेट, कांच की दीवार या कांच की सजावट पर गिरे। यह सब एक मैला रूप था। निश्चित रूप से इस समय कोई भी इसे देखता, वे सोचेंगे कि उसे टोंग डू लिट ने गोद लिया है। वह एक शरणार्थी थी, और वह एक अमीर पड़ोस में रहने वाला एक अमीर मालिक था। शायद उसे नहाने और अपने बाल धोने के लिए उसके घर पर रहना चाहिए। शायद टोंग डू लिट को लगे कि वह एक तमाशा कर रही है और जाने से इनकार कर रही है। नहीं, नहीं, उसका कोई तमाशा करने और जाने से इनकार करने का इरादा नहीं था। टोंग डू लिट की अभिव्यक्ति ने वास्तव में लोगों को पराजित महसूस कराया। उसका ठंडा चेहरा पोकर गेम से अलग नहीं था। शायद वह उसके आने और उसके चेहरे को खराब करने के लिए उसकी आलोचना भी करेगा। आखिरकार वह एक मेहमान था इस देश के अनमोल। वियत्तु के माध्यम से सोंग डू ली ने उसे पुकारा। वह आवाज किसी सरकारी अधिकारी से अलग नहीं थी जो किसी सूची के अनुसार मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे नागरिकों के नाम पुकार रहा था। बहुत पेशेवर, बिना किसी व्यक्तिगत भावना के। ऐसा लग रहा था कि उसकी 300 मील की यात्रा खुद की ही थी। उसने अपने बालों को थोड़ा ठीक किया। उसका शरीर सीधा खड़ा था, किसी रिसॉर्ट की तरह। लगभग आधे व्यक्ति की ऊंचाई वाला बार सोंग डू ली के सुंदर चेहरे को दर्शाता था। उसका चेहरा भी कांच की सजावट की तरह था, ठंडा लेकिन सुंदर भी, दूसरों को पास न आने देने का रवैया लिए हुए। बार पर पानी था। उसके बगल में एक बहुत सुंदर स्नैक बॉक्स था। खाने का डिब्बा जहां वह खड़ी थी, वहां लाते हुए सोंग डू ली ने कहा, मुझे यह मिला है, इससे मेरा पेट भर सकता है। उसने धीरे से उत्तर दिया। पहले क्वाव्यक्तु को नहीं पता था कि उसे भूख लगी है या नहीं, लेकिन अब जब उसने खाने की खुशबू ली तो क्वाव्यक्तु को पता चल गया कि उसे भूख लगी है, और भेड़िए की तरह भूख लगी है। उसका हाथ बस खाने के डिब्बे वाले बैग को छू गया, जो मेज के पीछे था। उसके हाथों पर आटे के दाग को वियत्तु ने एक छेद खोदने और उसमें छिपाने के लिए आटे के दागों को खोदने के लिए किया था। एडमेड, यह वास्तव में शर्मनाक था। आईटी तू या नहीं? नीचे जाकर अच्छी नींद लो। यह जगह इतनी बड़ी है, यहाँ कई खाली कमरे होंगे। लेकिन उसने पहले कहा था कि वह खाने के तुरंत बाद चली जाएगी। वह तुरंत जाना भी चाहती थी, लेकिन अब उसे बहुत नींद आ रही थी। इसके अलावा उसे अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। धीरे से पानी का प्याला नीचे रख दिया। आराम करने की जगह से बाहर निकलते हुए क्वाव्यक्तु अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति से डर गई।
यह वही श्वेत व्यक्ति था जो उसे यहाँ लाया था। क्वाव्यक्तु ने भौहें सिकोड़ी। उसके दिल में बेचैनी महसूस हुई। निश्चित रूप से श्वेत व्यक्ति उसे यहाँ से ले जाने के अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन कर रहा था। उसे यहाँ से कहाँ ले जाना है? मिस्टर टोंग ने आपके लिए एक होटल बुक किया है, श्वेत व्यक्ति ने उत्तर दिया। ठीक है, बुरा विचार नहीं है। वह सिर्फ इसलिए परेशान थी क्योंकि उसे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। उसने धन्यवाद कहा और श्वेत व्यक्ति का पीछा किया। कुछ दर्जन कदम चलने के बाद क्वाव्यक्तु को याद आया कि जाने से पहले उसे टोंग डू लिट को धन्यवाद देना था। आखिरकार टोंग डू लिट ने उसे खाने पीने का सामान दिया था। उसने श्वेत व्यक्ति को अपना इरादा बताया। उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। श्वेत व्यक्ति ने ऐसा ही उत्तर दिया, अपने दिल में ठंडी मुस्कान के साथ। क्या टोंग डू ली को डर था कि वह उसे धन्यवाद देने के अवसर का लाभ उठाकर एक दृश्य बना लेगी और जाने से इनकार कर देगी? यह हास्यास्पद था। वह अभी उस मूड में नहीं थी। कुछ कदम चलने के बाद क्वाव्यक्तु को फिर से कुछ याद आया। वह इस तरह के कपड़े पहनकर होटल में आने में बहुत शर्मिंदा थी। मुझे आपके वरिष्ठ से कुछ कहना है, क्वाव्यक्तु ने जोर देकर कहा। बेहद महत्वपूर्ण। श्वेत व्यक्ति को फोन उठाते देख क्वाव्यक्तु अपने माथे पर थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह इतना बुरा है? क्या आप उसे बिन बुलाया मेहमान मानने लगे हैं? फोन को लटकाते हुए श्वेत व्यक्ति ने क्वाव्यक्तु को एक कमरे में लाया, दरवाजे पर दस्तक दी और उसे आमंत्रित करने के लिए इशारा किया। आप कमरे में चले गए, लेकिन क्वाव्यक्तु ने अपनी खुद की कमजोर आवाज सुनी। आपको कल 7 बजे कहाँ जाना है? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसका संबंध ट्रुओंग थुआन तिन्ह से ही होना चाहिए, है न? सोंग डू ली और झांग चुनकिंग 4 दिन नीस में रहे। यही बात क्वाव्यक्तु ने अपने दादा से सुनी थी। सुना था कि एक बार उनके दादा को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में झांग चुनकिंग की मां से मिलने का मौका मिला था। उनके दादा ने झांग चुनकिंग से उनकी मां को अपना अभिवादन बताने के लिए भी कहा था। झांग चुनकिंग की मां ने भी उन्हें धन्यवाद देने के लिए नीस से फोन किया था। सुनो, क्या यह ससुराल वालों के बीच के रिश्ते जैसा नहीं है? 4 दिन नीस में रहकर क्या उन दोनों लोगों ने गहरी भावनाएं विकसित कीं? वाक्य तो क्या यह झांग चुनकिंग से संबंधित है? कई बार उसके गले तक पहुंचा, लेकिन अंत में उसे इसे निगलना पड़ा। उसने बहस करने के लिए उसके इंतजार में नहीं देखा, वास्तव में नहीं। क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? सोंग डू ली ने फिर से अपना मुंह खोला। इस बार उसका स्वर पिछली बार जितना सहज नहीं था। अपना मुंह खोला। सोंग डू ली ने अपनी आवाज ऊंची की। जिनी ने कहा कि उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम तुरंत चले जाओगे, है न? सिर हिलाते हुए उसने रूखे स्वर में पूछा, क्या तुम सचमुच मुझे जाने देना चाहते हो? सोंग डू ली ने सीधे खड़े होकर कहा। गुआ यू शिव। उसकी चौकस निगाहों के सामने वह दयनीय थी। उसकी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थी और उसका दिल उसे लगातार उकसा रहा था। सोंग डू ली ने जल्दी से कहा कि वह नहीं जाना चाहता। जल्दी से कहा कि वह नहीं जाना चाहता। गुआ यू शिव, अगर तुम ये शब्द कहना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, टोंग डू लिट ने कहा। उसे फिर से जाने को कहो। मेरे लिए बहुत हो गया, मेरे लिए बहुत हो गया। लेकिन उसके पैर जमीन पर अटके हुए थे और उसने दयनीय आवाज में फिर पूछा, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं जाऊं? दरअसल वह पूछना चाहती थी, टोंग डू लिट, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? सौभाग्य से उसने अगला वाक्य नहीं कहा। इस बार टोंग डू लिट ने सीधे फोन उठाया। वह दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति को बुलाना चाहता था कि वह अंदर आए और उसे ले जाए।
कितना क्रूर। कहानी केवल 3nwiki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर तुम कहीं और देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम डाकुओं की मदद कर रहे हो। ग्रीनलैंड की बच्ची बचपन से ही बहुत होशियार रही है। उसकी शक्ल से वह कैसे अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसने रास्ते में कितनी तकलीफें झेली हैं, और उससे भी ज्यादा वह कैसे अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह यहाँ क्यों आई है। वह ऐसी थी, और फिर भी वह इतना क्रूर था। क्या ग्रीनलैंड की बच्ची उसे गुस्सा दिलाकर मार डालना चाहती थी? सोंग डू लिट की ओर झपटते हुए उसे उसका फोन छीनना पड़ा। फोन छीनने के बाद उसे उसे जोर से जमीन पर फेंकना पड़ा। फिर उस पर चिल्लाना पड़ा, सोंग डू लिट, तुम इतना दुर्जय मत समझो। लेकिन उम्मीद से परे, बस एक पल में क्वावियत्तु ने सोंग डू लिट का फोन छीन लिया था। पहले उसे लगा था कि सोंग डू लिट का फोन छीनने की संभावना 1% से भी कम है। फोन को हाथ में थामे हुए वह बेसुध थी, फोन को जमीन पर नहीं फेंक रही थी और सोंग डू लिट पर चिल्ला भी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वह हकलाते हुए बोली, सोंग डू लिट, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ और नहा सकती हूँ और जाने से पहले अपने कपड़े बदल सकती हूँ? हाँ, यही उसका इस कमरे में आने का उद्देश्य था। वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो फीकी और उदासीन दोनों थी। क्या कोई मजेदार बात है? उसने कहा। कुछ भी मजेदार नहीं है, बहुत ही औपचारिकता से उत्तर देते हुए। लेकिन मेरी चचेरी बहन, नहाना तो ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े कहाँ से लाऊं? सिर हिलाते हुए, अब तक इतना कहने के बाद वह और क्या कह सकती थी? इससे वह और भी शर्मिंदा हो जाती। नहीं, यह खुद को अपमानित कर रहा था। सोंग डू लिट, अब कोई मतलब नहीं था, अब कोई मतलब नहीं था। पीछे मुड़ना। उस मोड़ ने क्वावियत्तु को बहुत ताकत खो दी। आगे चलना शुरू किया। उसके पैरों में सीसा भरा हुआ लग रहा था। एक कदम उठाने में कठिनाई हो रही थी, फिर दूसरा। अच्छा काम, क्वावियत्तु ने खुद को प्रोत्साहित किया, लेकिन एक और आवाज और भी तीव्र थी, सोंग डू लिट, जल्दी से क्वावियत्तु को बुलाओ, जल्दी से, क्वावियत्तु, मत जाओ, कहो। या, क्वावियत्तु, मेरे लिए रुको। ठीक है, लेकिन नहीं। आसपास का माहौल बेहद शांत था। सफलतापूर्वक तीसरा कदम उठाया, चौथा कदम उठाया, पांचवें कदम पर नहीं चल सका। हाथ कांपते हुए उसने अपने कोट में टटोला, अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड और प्रेस कार्ड निकाला, उन्हें अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और जल्दी से वापस मुड़ गया। सोंग डू लिट के स्थान पर वापस आया, जैसे एक बवंडर उसके सामने आया। अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड और प्रेस कार्ड सोंग डू लिट के हाथ में थमा दिया। लानत है, क्या यह ठीक है? इस बार उससे उस ठंडी आवाज में बात मत करो, उस ठंडी नजर से मत देखो, तो फिर मैं तुमसे बात करने के लिए किस पहचान का इस्तेमाल करूं? एक शांत आवाज ने पूछा। यह चेतावनी भरे लहजे में होगा। दूसरों के सामने उससे इस लहजे में बात न करें। फिर उसे देखने के लिए किस तरह की नजर का इस्तेमाल करें? बिना लाइट जलाए किसी जगह पर बैठी भूतनी जैसी दिखने के लिए उसे डांटते समय भयंकर नजर का इस्तेमाल करना ही काफी था। उस समय सोंग डू लिट ने उसे जो नजर दी थी, उसके बारे में सोचकर ही वह हंसे बिना नहीं रह सकी। यह कोई बहुत भयंकर नजर नहीं थी, यह ऐसी नजर थी जो उसे खा जाना चाहती थी। उस समय उसने वास्तव में उसे जिंदा खा लिया। धीरे धीरे अपना सिर उठाते हुए उसके मुंह के कोने सिकुड़े बिना नहीं रह सके, लेकिन जब वह उसकी आंखों से मिली जो बर्फ की तरह थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोंग डू लिट की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। शायद
शायद सोंग डू लिट को अब भी समझ में नहीं आया कि उसने उसे अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड क्यों दिया। वे चीजें जो उसे दुनिया भर में यात्रा करने में मदद कर सकती थी, उसे पहले उसने जबरन छीन लिया था, लेकिन इस बार उसने उन्हें उसे देने की पहल की। उन चीजों के बिना क्वावियत तो कहीं नहीं जा पाता। सोंग डू लिट के हाथों में वे चीजें क्वावियत तो द्वारा खुद को उसे सौंपने से अलग नहीं थी। बहुत धीरे से उसे याद दिलाया, सोंग डू लिट, मैंने तुम्हें अपना पासपोर्ट दिया था। मैंने तुम्हारा पासपोर्ट किस लिए लिया था? सोंग डू लिट ने पूछा। क्वावियत तु का दिमाग फट गया। वह उसे चकित होकर देखती रही, उसे पासपोर्ट और आईडी कार्ड अपनी जेब में डालते हुए देखती रही। उसकी आवाज दूर और पास दोनों थी। होटल में जाकर गर्म पानी से नहाओ और अच्छी नींद लो। क्वावियत तु, तुम जल्द ही 27 साल की हो जाओगी। तुम यह भी जानती हो कि तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें अब और परेशान करने के लिए कुछ नहीं करोगी। उसने उन शब्दों को बहुत स्पष्ट रूप से सुना। और क्या हो सकता है? वह और क्या कर सकती है? ठीक है, उसने जवाब दिया। सोंग डू लिट को क्वावियत तु के पासपोर्ट या आईडी कार्ड की जरूरत नहीं थी। सोंग डू लिट को अब क्वावियत तु की जरूरत नहीं थी। बस इतना ही। उसने एक बार भी उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई और कमरे से बाहर चला गया। एक कदम, फिर 2 कदम, बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधा चला और उसके पीछे उसने सुना, क्वावियत तु, वापस आओ। बहुत देर हो चुकी है, तुम बुरे आदमी हो। क्वावियत तु, मेरे लिए वापस आओ। बहुत देर हो चुकी है, तुम बुरे आदमी हो। क्वावियत तु, मेरे लिए रुको। सोंग डू लिट जोर से चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी है, दुष्ट आदमी। हाथ से दरवाजे की कुंडी को छुआ, बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोला, जल्दी से उसे बंद कर दिया। सोंग डू लिट की आवाज इतनी गुस्से में कि उसे खून की उल्टी होने लगी, दरवाजे से घुस गई। क्वावियत तु, मेरे लिए रुक जाओ। दरवाजे के सहारे झुकी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्वावियत तु ने पाया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने यहाँ एक बाथटब देखा है। जल्दी से अपने आंसू पोंछे। यह वास्तव में एक बाथटब था। यह एक बाथटब क्यों था? बाथरूम में बाथटब देखना बहुत सामान्य बात है। बाथरूम? यह सही है, यह बाथरूम है। वह बस रोने में व्यस्त थी। ऐसा लगता है कि वह गलत दरवाजे पर चली गई। दूसरे शब्दों में, वह अभी भी सोंग डू लिट के कमरे में है, मानो उसके सवाल का जवाब दे रहा हो। दरवाजे के बाहर सोंग डू लिट की आवाज गूंजी। कुछ क्वावियत तु के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बहुत परेशान करने वाला। क्वावियत तु ने निर्णायक रूप से दरवाजा बंद कर दिया। लकवाग्रस्त, वह जमीन पर बैठ गया। रास्ते में सभी कठिनाइयों के बावजूद वह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, लेकिन सोंग डू ली के ठंडे चेहरे को छूते ही उसका दिल टूट गया। उसका चेहरा घुटनों पर गिर गया, रोते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह करोना के बगल में बैठी हो। करोना, क्या तुमने देखा? उस कमीने सोंग डू ली को सच में लगता था कि वह एक ऐसा आदमी है जिसे हर कोई प्यार करता है। उसे यह भी लगता था कि वह उसे छोड़ नहीं सकती। सबसे घृणित बात यह थी कि उसे उसका पासपोर्ट भी नहीं चाहिए था। अतीत में सिर्फ उसका पासपोर्ट पाने के लिए उसने कई चरम तरीकों का इस्तेमाल किया। अब जब वह उसे अपना पासपोर्ट देने को तैयार थी, तो उसे अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। करोना, इसका क्या मतलब है? क्या नीस में कठिन समय के दौरान उसके और ट्रोंग थुआन तिन्ह के बीच भावनाएं विकसित हुईं? इस विचार ने क्वावियत तु को और भी अधिक दिल से रोने पर मजबूर कर दिया। अब उसे अपने दादा की बहुत याद आती है, को भी याद आती है।
उसके कानों में एक आवाज गूंजी। वह आवाज बेप्सी से भरी थी। कह रही थी, लेकिन कौवियत तू खुश है? टोंग डूली बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक हृदयहीन और निर्बल महिला, थकी हुई, जल्दी से गुलान शेंग के आंकड़े को कवर करते हुए, वह हृदयहीन कहा है। जोर जोर से रोने लगी मानो वह अपने सारे दर्द से छुटकारा पाना चाहती हो। दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। उसका रोना भी रुक रुक कर होने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही धीमी आवाज आई, क्वाव्यत्तु, क्या वह गोरे आदमी से फिर से आकर उसे ले जाने के लिए कहने वाला है? रोना बंद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति से चिल्लाते हुए, चिंता मत करो, मैं यहाँ कोई नखरा नहीं कर रही हूँ और न ही कहीं जा रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। इस चिल्लाहट के बाद फिर से आंसू बहने लगे। अब और ध्यान नहीं दे रही थी, सुनने के लिए अपने कानों पर जोर लगा रही थी। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अगर मैं अभी जाना भी चाहती तो नहीं जा सकती। जल्दी से खड़ी हुई, उसने दरवाजे पर हाथ रखा और पूछा, क्यों? सड़क का यह हिस्सा रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों के लिए वर्जित है। सोंग डूली की आवाज में बेप्सी भरी हुई थी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पूछा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहाना चाहती हो? सिर हिलाया, कुछ याद करते हुए, हांफते हुए। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं जानती कि मेरे लिए कपड़े कहाँ मिलेंगे? थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर अब कपड़े हैं, होंठ सिकुड़े हुए। सोंग डूली ने दरवाजे के बाहर कहा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। स्वर अभी भी वैसा ही था, बिल्कुल उन सालों जैसा। वह उससे नाराज थी, क्योंकि वह इतनी नाराज थी कि वह रो पड़ी। वह उसके सामने आया, उससे बात की। उसकी आवाज न तो तेज थी, न ही नरम, न ही बिल्कुल ठंडी, कुछ हद तक आत्मीय, कुछ हद तक स्नेही और थोड़ी चापलूसी भी। उसने उसके हाथ पर कार्नेशन का फूल रखने की पहल भी की। फूल कहाँ पर है? उसकी आंखों के कोनों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। वह पूछने के लिए बेताब थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे देखा। उसे तब तक देखा जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। वह उलझन में घूम गई। अजीब बात है, वह अब नाराज नहीं थी, सोंग डूली की आवाज की वजह से। अपने आंसू पोंछते हुए उसने दरवाजा खोला। वह दरवाजे के बाहर था, उसके हाथ में कपड़े थे। वह दरवाजे के अंदर थी। उसकी आंखें रोने से लाल हो गई थीं। उसका चेहरा रोने से सूज गया था। अध्याय 99, चलो साथ रहें 5। अपने आंसू पोंछते हुए क्वाव्यत्तु ने बाथरूम का दरवाजा खोला। टोंग डू लीट दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसके हाथ में कपड़े थे। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। वह झुकी और आधे रास्ते तक अंदर खड़ी रही, लेकिन उसने उसे कपड़े नहीं दिए। क्वाव्यत्तु जानती थी कि कई दिनों तक अपने बाल न धोना, साथ ही रोता हुआ चेहरा जब तक उसकी आंखें सूज न जाए, अच्छा नहीं होगा। सोंग डूली ने उसे कपड़े नहीं दिए क्योंकि वह उसकी वर्तमान अजीब शक्ल देखना चाहता था। क्वाव्यत्तु के भी ऐसे ही दिन आते हैं। बेशक उसकी आंखें बिना हिले उसके चेहरे पर टिकी थी, लेकिन उसमें मजाक का कोई निशान नहीं था। यह अजीब नहीं था। ग्रीनलैंड का बच्चा हमेशा अपनी भावनाओं को छिपाने में बहुत अच्छा था। आम तौर पर एक बेहतरीन छात्र की तरह व्यवहार करता था। मुझे अपने कपड़े दो, उसने हाथ बढ़ाया और उसकी बातों को अनसुना कर दिया। रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थी। रोने से उसका चेहरा भी सूज गया था। क्या यह मजेदार था? आप अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे, है ना? कपड़े छीनना चाहता था पर छीन नहीं पाया। लगता है कि अभी जो अच्छे शब्द कहे गए थे, वे सब झूठे थे। फिर भी नफरत करना सम्मान खोने के लिए काफी नहीं है, है न? दरवाजा बंद करना चाहते हैं,
एक हाथ ने दरवाजा रोक लिया। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा काफी मजाक उड़ाया जा चुका है? पूछें, मुझे आप में कुछ भी गलत नहीं दिखता। उसने उदासीनता से उत्तर दिया, यह ग्रीनलैंड के बच्चे के एक उत्कृष्ट छात्र की भूमिका है। अब इस बारे में उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वह बस इस कमजोर पोशाक से बाहर निकलना चाहती है। वह अभी बहुत घिनौनी लग रही है। कपड़े बदलना ज्यादा बेहतर होगा। जल्दी से मुझे कपड़े दो। फिर से पूछो, कपड़े? एक पल के लिए रुककर ऐसा लगा कि उसे अचानक याद आया कि उसके हाथ में कपड़े हैं, इसलिए उसने उन्हें उसे दे दिया। बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए सोंग डू लिट ने जो कपड़े लाए थे वे शायद ट्रेनिंग ले रही किसी महिला गार्ड के थे। वे दोनों बड़े और मोटे थे। अपना चेहरा धोने और बालों में कंघी करने के बाद वह शौचालय से बाहर निकल गई। सोंग डू लिट अब बेडरूम में नहीं थी। शौचालय के दरवाजे पर कागज का एक टुकड़ा था जो सोंग डू लिट ने उसके लिए छोड़ा था, मोटे तौर पर यह कहते हुए कि यह कमरा आज रात उसका है। कागज को वापस अपनी मूल स्थिति में रखते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर एक अश्वेत महिला थी। अश्वेत महिला अपने लिए गर्म दूध लेकर आई। इस समय उसे सोने के लिए वास्तव में एक कप गर्म दूध की जरूरत थी। सोने से पहले क्वावियत्तु ने अपना फोन चार्ज किया और अलार्म घड़ी में 6:30 बजे का समय सेट कर दिया। टोंग डू लिट ने कहा कि उसे 7 बजे बाहर जाना है। सब कुछ व्यवस्थित किया गया था। जैसे ही उसकी पीठ गद्दे से टकराई, वह अगले दिन एक लॉग की तरह सोती थी। क्वावियत्तु 10 मिनट बाद अलार्म घड़ी की तुलना में बिस्तर से बाहर निकली। वह समय के मामले में बहुत थक गई थी। टोंग डू लिटे एक जिद्दी व्यक्ति था, चाहे वह अपने चेहरे को धोने के लिए समय न हो। उन्होंने बताया कि वह जल्दी ही तैरना समाप्त कर चुकी है, क्योंकि भीड़ के कारण उसने आसानी से स्विमिंग पूल में नाश्ता किया। अब 6:45 था। टोंग डू लिट ने भी नाश्ता समाप्त कर दिया था। अब कपड़े बदलने के लिए कमरे में वापस जाना। 7 बजे टोंग डू लिट के सामने खड़ा होगा। यात्रा को 10 मिनट तक पोन टोंग डू लिट, आप अधिक क्यों नहीं सोते? शब्द चिंता से भरे थे लेकिन स्वर विनम्र और दूरदर्शी दोनों था। थोड़ी देर इधर-उधर भागने के बाद नींद पूरी तरह से गायब हो गई। हवा का वह झोंका आया, कमजोर ढंग से। ठंडी आंखें और दूर की आवाज ने उसे कमजोर कर दिया। वास्तव में क्वावियत्तु को नहीं पता था कि उसने समय 6:30 क्यों निर्धारित किया था, और इससे भी अधिक, उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों भागी और टोंग डू लिट से 20 मिनट देने के लिए क्यों कहा। उसके दिल में यह बात बिल्कुल साफ थी। सोंग डू ली की अगली यात्रा बोत्सवाना थी। कल रात उसने जोन से पूछा और उस महिला से यह खबर सुनने के लिए खूब लार टपकाई। मैंने अपना चेहरा रगड़ा, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं खोज सका। टोंग डू लिट अपनी घड़ी देख रहा था। उसकी आवाज साफ थी जब उसने पूछा, तुमने कल मेरे कपड़े कहाँ रखे थे? परिचय सही नहीं लगता। उसने एसएन एनर्जी के सीईओ के समय में से 10 मिनट निकाल लिए और अब वह कल रात अपने कपड़ों के बारे में बात कर रही है। लेकिन जूते को लान सिंह के हैं। भूल जाओ, मैंने पहले ही कह दिया है। सिरदर्द के साथ मैंने कहा, जूते जूते मेरे दोस्त के हैं। जितना ज्यादा गलत होता है क्वावियत्तु उतनी ही ज्यादा बेवकूफ होती है, और गु लान सिन्ह ही उसकी एकमात्र दोस्त है। उसने अपने दिल में आह भरी। क्वावियत्तु कुछ पहलुओं में धीमी और बेवकूफ है जिसे थोड़े समय में ठीक नहीं किया जा सकता। सौभाग्य से कोट गु लान सिन्ह का नहीं है। घोड़े के भाग जाने के बाद खलिहान का दरवाजा बंद करने की मानसिकता का उपयोग करते हुए उसने कहा, कोट मुझे गैस उगलने वाली मशीन के मालिक ने उधार दिया है। उस समय
विमान के दरवाजे की कुंडी से मेरी शर्ट फटकर एक बड़ा छेद हो गया था। उसकी नज़र उसके चेहरे पर रुक गई, जो ठंडा और नफरत भरा था। जितना ज्यादा वह रंगता, वह उतना ही गहरा होता जाता। उसके पास अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोंग डू ली ने फोन उठाया। कल रात उसे दूध पिलाने वाली काली महिला सामने आई। काली महिला ने क्वाव्यक्तु को बताया कि कल रात उसने जो जूते और कपड़े बदले थे, वे साफ हो चुके हैं, कपड़े इस्त्री करके टांग दिए गए हैं और जूते भी ड्रायर में सुखा दिए गए हैं, इसलिए उन्हें कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब वह अश्वेत महिला वहां से चली गई, तब ठीक 10 मिनट बीत चुके थे। इस बार बिना एक भी विनम्र शब्द कहे टोंग डू लिट सीधे अपनी सीट से खड़ा हो गया। क्वाव्यक्तु टोंग डू लिट के साथ खड़ा हो गया, एक हाथ से उसे कसकर पकड़ लिया। वैसे भी उसे उस व्यक्ति को धन्यवाद कहना था। कहानी केवल trienviki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर तुम कहीं और देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम चोरों की मदद कर रहे हो। उसकी नजरें कहीं और चली गई। उसे उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे नहीं पता था कि जो धन्यवाद कहा जाना चाहिए था, वह मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ में बदल गया था। स्विमिंग पूल की सतह पर 2 आकृतियां दिखाई दी। वियत्तु के जरिए उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह अपने ही शब्दों से डर गई थी, लेकिन बहुत जल्दी ही उस वाक्य के कारण उसका दिल भारी नहीं रहा। यह पता चला कि वह उसके पीछे इसलिए भागी क्योंकि वह यह वाक्य कहना चाहती थी। वह पहले ही यह कह चुकी थी, इसलिए इसे फिर से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय आवाज बहुत शांत थी। टोंग डू लिट, मैं आपके साथ बोत्सवाना जाना चाहता हूँ। अपनी सांस रोक लें, प्रतीक्षा करें। वियत्तु के माध्यम से मैंने आपके लिए जिनेवा के लिए उड़ान का टिकट बुक कर लिया है। जब आप हवाई अड्डे पर पहुँचें, तो बस अपना पासपोर्ट किसी भी सेवा काउंटर पर ले जाएं और वहां एक कर्मचारी सदस्य आपके लिए तैयारी करने के लिए तैयार रहेगा। अपना सिर हिलाते हुए उसने धीमी आवाज में कहा कि वह नहीं जाएगी। अगर तुम इतनी जल्दी नहीं जाना चाहते, तो तुम अगले 3 दिन यहाँ रह सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि 3 दिन पर्याप्त नहीं है, तो मैं राष्ट्रपति की पत्नी से संपर्क करने की कोशिश कर सकती हूँ और 3 दिन बढ़ाकर 1 हफ्ते कर सकती हूँ। उसके हाथ की ताकत जिसने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत मजबूत थी। वह भी थोड़ा कांपने लगा, इसलिए उसने उसका हाथ छोड़ दिया। श्वेत व्यक्ति कुछ ही दूरी पर खड़ा था। सोंग डू ली के पैर घास पर पड़ गए। इमारत की ओर चलते हुए वह छत्र के नीचे मूर्खता से खड़ी थी। उसके सेल फोन की घंटी की आवाज ने सुबह की शांति को तोड़ा। सोंग डू ली अपने रास्ते में रुक गई। कोई सोंग डू ली को बुला रहा था। सुबह सुबह सोंग डू ली को बुलाना, यह अनुमान लगाना आसान था कि यह कौन था। यह शायद झांग चुनकिंग था। हालांकि सोंग डू ली ने झांग चुनकिंग का नाम नहीं पुकारा, फिर भी कॉल की सामग्री से कोई भी बता सकता था। अभी अभी नाश्ता खत्म किया, मौसम ठीक है, बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, अलविदा। कुछ बातें कहने के बाद उसने फोन रख दिया। सोंग डू लिट ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा और वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। सोंग डू लिट बहुत घृणित है। कल रात, आज सुबह। क्वाव्यक्तु के दिमाग में एक आवाज गूंजी, उसे सजा दो, उसे सजा दो। उसके कदम उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़े। कदम दर कदम स्विमिंग पूल की ओर बढ़ रही है। स्विमिंग पूल एक नीले दर्पण की तरह है। हर ताड़ का पेड़ नीले दर्पण पर प्रतिबिंबित होता है। आकाश में तैरते बादल खिलते हुए ताड़ के पेड़ों की तरह हैं। उस नीले दर्पण को देखते हुए उसका मूड अचानक अधिक शांत हो जाता है। वह अब उस बिगड़ैल सोंग डू लिट पर ध्यान नहीं देना चाहती।
अभी वह केवल अपने पूरे दिल से उस नीले दर्पण को नष्ट करना चाहती है। बूम की आवाज और ताड़ का पेड़ गायब हो जाएगा, बादल छंट जाएंगे। अपनी चप्पल उतारते हुए क्वाविएट 2 ने स्विमिंग पूल की ओर पीठ कर ली। उसके दोनों पैर पूल के किनारे पर टिके हुए थे। उसकी बाहें फैली हुई थी जैसे कि वह उड़ने वाला हो। उसकी आंखें क्षितिज पर ध्यान से घूर रही थी। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके कोई बूम ध्वनि नहीं आई जिसकी उसे उम्मीद थी। पीछे की ओर झुके हुए शरीर को बलपूर्वक पकड़ लिया गया था और उसके चेहरे पर टिकी हुई आंखें एक कम उड़ान भरने वाले बाज की आंखों की तरह थी। एक अजीब मुद्रा का उपयोग करते हुए, एक तूफानी हवा और बारिश की तरह, जैसे कि एक चिंगारी एक उग्र आग में बदल सकती है। 22 वर्षीय सोंग डू लिट गुस्से में और भी अधिक भयावह थी, क्वा होंग जुआन से भी अधिक भयावह। उसका दिल कांप उठा। अगले ही पल उसका शरीर हिंसक रूप से घास पर फेंक दिया गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियां टूटकर बिखर रही हैं, लेकिन उसने न तो उस पर नाराज होने की हिम्मत की, न ही उसकी तरफ देखने की। जब वह अपने कान के पास बोल रही थी, तो उसकी आवाज दांत पीसने जैसी थी। शब्द दर शब्द, क्वाव्यक्तु, अगर तुम मरना चाहती हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहां कोई न हो, और फिर कभी टोंग डू लिट के सामने मत आना। ऐसा लग रहा था कि बहुत समय पहले एक युवा लड़के ने भी उससे यही बात कही थी। वह अभी भी उसे सिखा रहा था। छोटी उम्र में समुद्र में गाड़ी चलाना प्यार की कमी से समझाया जा सकता है। झील में कूदना शायद विद्रोह के कारण है। अब 26 साल की उम्र में भी ऐसा ही है। यह एक गिरावट है। यह निराशाजनक मूर्खता है। यह जानते हुए, एक सेकंड पहले वह अभी भी खुशी से कूद रही थी। अगले सेकंड वह वास्तव में हताश थी। अब वह और भी हताश थी। क्वावियत्तु और टोंग डू लिट पीछे की सीट पर बाईं और दाईं ओर बैठे थे। ड्राइविंग का प्रभार श्वेत व्यक्ति के पास था। वर्तमान में कार निजी हवाई अड्डे के रास्ते पर थी। वह टोंग डू लिट के साथ बोत्सवाना जा रही थी। क्वावियत्तु को टोंग डू लिट ने पकड़ लिया, फिर कार में ठूंस दिया। जैसे ही वह बैठी, टोंग डू लिट ने उसे एक कागज का थैला फेंक दिया। उसकी सारी चीजें कागज के थैले में थीं, जिसमें उसका पासपोर्ट, फोन और कल रात के उसके कपड़े शामिल थे। गुलान शेंग के जूते भी अंदर थे। ये सारी बातें उन 5 मिनटों में घटित हुईं जो उसने उसे सिखाईं। इस दौरान क्वावियत्तु इतनी शर्मिंदा थी कि वह अपने गले से आवाज नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन उसे यह जानना था कि वह कहाँ जा रही है। क्वावियत्तु ने उस गोरे आदमी से पूछा कि वह आगे कहाँ जा रहा है। उस आदमी ने धैर्यपूर्वक उसे उत्तर दिया। इस बीच टोंग डू लिट खिड़की से बाहर देखती रही, यह जानते हुए कि वह बोत्सवाना जा रहा था। क्वावियत्तु ने और कुछ नहीं कहा। 9:05 बजे वे बोत्सवाना जाने वाले एक छोटे विमान में सवार हुए। विमान में केवल 6 लोग थे, कप्तान, सहपायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट। क्वावियत्तु और सोंग डू लिट केबिन स्वीट में बैठे थे। उड़ान का समय 1 घंटा 6 मिनट था। उस 1 घंटे 6 मिनट के दौरान क्वावियत्तु ने सोंग डू लिट से एक शब्द भी नहीं कहा। वह एक पत्रिका पढ़ रही थी और वह संगीत सुन रहा था। विमान से उतरने के बाद वे 2 कारों में विभाजित हो गए। क्वावियत्तु एक में चढ़ गई और सोंग डू लिट और गोरा आदमी दूसरी में चढ़ गए। वह इस जगह से अपरिचित थी। उसके हाथ कार की खिड़की पर सटे हुए थे और उसकी आंखें सोंग डू लिट के दूसरी कार में चढ़ने का इंतजार कर रही थी। सोंग डू लिट को ले जा रही कार पहले ही कुछ दर्जन मीटर जा चुकी थी। एक पल के लिए रुककर वह उसकी ओर बढ़ा और कार के दरवाजे के बाहर रुक गया। क्वावियत्तु ने जल्दी से कार का दरवाजा नीचे खींचा। पहले तुम होटल वापस जाओ, एक खिड़की से टोंग डू लिट ने पूछा। तुम्हारा क्या हाल है?
उसने धीरे से पूछा, मुझे फैक्ट्री चेक करने जाना है। सिर हिलाते हुए उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या आप दोपहर को वापस आ रहे हैं? नहीं। क्या आप आज रात वापस आ रहे हैं? हाँ, उसने उदासीनता से उत्तर दिया। उसकी ओर देखा और कहा, होटल में ही रहो, इधर-उधर मत भागो। उसने सिर हिलाया और धीरे से पुकारा, सोंग डू लिट। सोंग डू लिट की आवाज कर्कश और सूखी थी, कह रही थी, सोंग डू लिट, मैं होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। बहुत देर से वापस मत आना। झिझकते हुए एक वाक्य जोड़ा, कोई जवाब नहीं, थोड़ा सावधान रहें। फुसफुसाते हुए निर्देश, इस बार उसने एक नरम के साथ उत्तर दिया। कार थोड़ी दूर चली गई। वह होटल की ओर चली गई। वह कारखाने की ओर चला गया, जब तक कि उसकी कार गायब नहीं हो गई। क्वाव्यक्तु ने अनिच्छा से अपनी निगाहें हटा ली। होटल उपनगरों में था, वन्यजीव पार्क के करीब। विदेशियों को वास्तव में इस प्रकार का होटल पसंद था। प्रत्येक व्यक्ति की पसंद के आधार पर एक रेगिस्तान, एक नखलिस्तान, शिकार या वन्यजीवों का अवलोकन था। सोंग डू लीट ओएसिस क्षेत्र की दूसरी मंजिल पर रुके थे। निचली मंजिल मनोरंजन क्षेत्र थी, ऊपरी मंजिल निवास थी, शेक्सपियर उद्यान, जो ओलियंडर से घिरा हुआ था। क्वाव्यक्तु ने सोंग डू लिट के करीब एक कमरा चुना, ठीक वैसे ही जैसे जब वे मैदानों पर घर में थे। कमरे एक दूसरे के बगल में थे, केवल एक दीवार से अलग थे। लंच ब्रेक के बाद, होटल के सुपरमार्केट से खरीदे गए कपड़े पहनने के बाद, क्वाव्यक्तु दालान में इधर-उधर टहलती रही, ठीक वैसे ही जैसे वह मैदानी इलाकों में घर में रहती थी। हर कुछ कदम पर वह प्रवेश द्वार पर नजर डालती। यह स्पष्ट रूप से जानती थी कि टोंग डूली इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसने देखा। लगभग 1 घंटे बाद वह कमरे में वापस आई और खुद को आईने में देखा। क्या उसके गालों पर अभी भी लालिमा थी? फिर भी इस समय उसके गालों पर जो हल्की लाली थी, वह लाली के कारण नहीं थी। यदि लाली नहीं थी तो फिर क्या थी? भगवान जाने। अपनी हंसी को रोकते हुए उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया। दालान में आगे पीछे टहलते हुए, एक कदम आगे बढ़कर दरवाजे की ओर देखते हुए सोच रही थी कि क्या वह उसके साथ रात के खाने के लिए वापस आएगा। रात के खाने के बाद वे क्या करेंगे? भगवान जाने। अपने चेहरे को सहलाते हुए उसे यह जानने के लिए आईने में देखने की जरूरत नहीं थी कि उसके गालों पर हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। तो टोंग डू लिट, जल्दी वापस आओ। एक सामान्य लड़की की अवस्था में क्वाव्यक्तु को देखने के लिए वापस लौटी। आज वास्तव में एक लंबी दोपहर थी। सूरज धीरे धीरे आसमान में रेंग रहा था, धीरे धीरे पश्चिम की ओर रेंग रहा था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। रात धीरे धीरे ढल रही थी। सोंग डू लिट उसके साथ डिनर करने वापस नहीं आई। सुबह सुबह उसका इतना हंगामा करना सोंग डू लिट के कार्यक्रम को प्रभावित करेगा, इसलिए सोंग डू लिट का उसके साथ डिनर करने वापस न आना भी समझा जा सकता है। डिनर के बाद क्वाव्यक्तु दालान में इधर-उधर घूमती रही, खाली भाव से इधर-उधर देखती रही, दालान के फर्श पर बैठी रही, कुछ नहीं कर रही थी, बस दरवाजे की तरफ देख रही थी। यह जगह कुछ जोहान्सबर्ग में सोंग डू लिट के बेडरूम जैसी थी। वहाँ एक छोटी दीवार भी थी, एक मोमबत्ती भी थी। यह बस सोंग डू लिट के घर में कौवे नहीं थे, इस जगह पर कौवे थे। रात होने के बाद कौवे काव-काव करते रहे, इस हद तक कि वह डर गई। घबराहट में टोंग डू लिट अभी भी वापस नहीं आया था। उसने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? उसे बुलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। इस बारे में सोचने पर यह समझ में आता था, उसने वास्तव में उसे यहाँ लाने के लिए बहुत प्रयास बर्बाद किए थे। शायद वह उसे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ देना चाहता था। जैसे ही यह विचार कौंधा,
क्वाव्यत्तु अचानक जमीन से उठ खड़ी हुई। यह पहले से ही 9:30 बजे का समय था। अब काम करना एक बच्चे को बेवकूफ बनाने जैसा होगा। नहीं, वह यहाँ इंतजार नहीं कर सकती थी, अन्यथा वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगी और चीजें फेंकना चाहेगी। अगर उसने फिर से चीजें फेंकी तो यह इस महीने में पहले से ही 5 बार हो चुका होगा। यह एक अच्छा संकेत नहीं था। क्वाव्यत्तु चुपके से कमरे से बाहर निकल गई। दोपहर में होटल के सुपरमार्केट में घूमते हुए होटल के प्रबंधक ने कहा कि आज रात एक मूल निवासी प्रदर्शन होगा। अफ्रीकी कैंडी खाते हुए मूल निवासियों को प्रदर्शन करते देखना बुरा नहीं था। जैसे ही उसने दीवार बंद की, उसने देखा कि सोंगडूली ओलियंडर के पेड़ के नीचे खड़ी है। क्या संयोग है! वह थोड़ी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन दिखाई नहीं दी। वह बाहर जाने वाली थी और फिर दिखाई दी। लेकिन कोई बात नहीं, यह अच्छा है कि वह दिखाई दी। उसने अपने बालों को सहलाया और हकलाते हुए कहा, तुम पहले ही वापस आ गई हो। सोंगडू की आंखों में थोड़ी ठंडक थी। मैं तो बस स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने जा रहा था। उसने उसे बताया कि सोंगडूली ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। जो नज़र पहले उसके चेहरे पर रुकी थी, वह हट गई, उसकी तरफ चली गई। अफ्रीकी स्टाइल की कमर को दिखाने वाली ड्रेस, क्योंकि वह खुश थी कि उसने भी एक सेट खरीदा था। कमर को दिखाने वाली ड्रेस सोंगडूली को दिखाने के लिए पहनी गई थी, क्योंकि वह बाहर गई थी इसलिए वह बदलना भूल गई। बेशक लाल होंठ भी उसके देखने के लिए रंगे गए थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह बाहर गई थी इसलिए उसने जानबूझकर मेकअप किया था। अभी ऐसा लग रहा था कि वह अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्थानीय लोगों को प्रदर्शन करते हुए देखकर भी इतना शानदार मेकअप किया था, मानो पुरुषों को लुभाना चाहती हो। उसने ऐसा नहीं किया, वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसने उसे समझाया नहीं क्योंकि उसे डर था कि वह बहुत ज्यादा सोचेगी। वह अभी तक उसके साथ कोमल नहीं रहा था, इसलिए वह उसे कोमल नहीं होने देगी। वह ओलियंडर के पेड़ के नीचे खड़ा था। वह दरवाजे पर शानदार ढंग से खड़ी थी। उसकी बड़ी और छोटी आंखें एक दूसरे को घूर रही थी। तो फिर आपको स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने जाना चाहिए। मैं स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने जा रहा हूँ, उसने उससे कहा। बात करते करते उसका शरीर उसके पास से निकल गया। उसने उसे रोकने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसके दिल में बहुत गुस्सा था। एक पल के लिए रुका, बोला, मैं पूरी दोपहर तुम्हारा इंतजार करता रहा। रात को कौवे काव काव करते रहे। मैं दिल में डर गया। क्या तुम इतनी जल्दी में हो कि फोन भी नहीं कर सके? कौवों की काव काव के अलावा किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से बाहर निकलते हुए उसने पीछे से सुना, फोन बज रहा है। अगर मैं सही अनुमान लगाऊं तो आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। उसने अपना सिर नीचे किया। उसका हाथ उसके हाथ में था। वह उसके साथ वापस आई, बस यह देखने के लिए कि क्या फोन वाकई खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा था कि आज दोपहर उसने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि फोन बज रहा है या नहीं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि फोन की बैटरी खत्म हो गई है या नहीं। अध्याय 100। चलो साथ रहें 6। कमरे में वापस आकर क्वाव्यत्तु ने देखने के लिए फोन उठाया। यह वास्तव में बैटरी से बाहर था। सोंगडू ने सही अनुमान लगाया। यह सही विचार इस तथ्य से आया था कि उसने उसे पहले फोन किया था। दूसरे शब्दों में इसका मतलब था कि वह होटल में बंद नहीं थी। उत्साहित होकर सोंगडू के पास आकर सोंगडू यह देखने के लिए जांच कर रही थी कि होटल में सुरक्षा उपकरण ठीक से रखे गए हैं या नहीं। उसने पूछा कि वह अकेले क्यों लौटा था। उसका सहायक कहा था। कोई जवाब नहीं। यह ठीक है। यह एक चाल थी जिसका इस्तेमाल वह उसके करीब आने के लिए करती थी।
करीब आने के लिए जारी रहा। क्या आप आज व्यस्त हैं? हाँ। क्या काम अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ। क्या आप कारखाने में दोपहर और रात का खाना खा रहे हैं? हाँ। सवाल और जवाब के कारण हंसमुख मूड धीरे धीरे उदास हो गया। आगे क्या हुआ? अगला प्रश्न यह है कि आप दोपहर और रात के भोजन में क्या खाते हैं? उसे लगा कि ऐसे सवाल पूछना बहुत उबाऊ है, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। कहानी केवल 3nwiki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई थी। अगर तुम कहीं और देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम डाकुओं की मदद कर रहे हो। फिर भी उसने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। उसे देखते हुए चुपके से उम्मीद कर रही थी कि वह उससे थोड़ा पूछ सके। वियत्तु के जरिए मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा? अगर वह यह सवाल पूछता तो वह उसे हर छोटी बड़ी बात बता देती। उसे उम्मीद थी कि वह उसे एक चुंबन के जरिए आश्वस्त करेगा, यह कहते हुए कि यहाँ का रास्ता सुरक्षित है। यह झूठ है। वह पहले कभी इस देश में नहीं गई थी। क्या होगा अगर ट्रक के ड्राइवर ने उसे वास्तव में जन्म देने के लिए स्थानीय लोगों को बेच दिया? मुहावरा, मूल, स्पष्ट, छुपा हुआ नहीं, लेकिन नहीं। होटल की सुरक्षा की जांच करने के बाद टोंग डू लिट ने उसकी ओर देखा, यह कहते हुए कि हमें अभी भी एक दिन यहाँ रहना है। सिर हिलाते हुए पर्यावरण को प्राकृतिक पारिस्थितिक क्षेत्र के सबसे करीब रखने के लिए होटल ने कोवे भी उठाए। कोवे भूखे होने के कारण काव काव करते रहे। मैं तुम्हें एक पल में बुलाऊंगा, रिसेप्शनिस्ट। सिर हिलाया। सोंग डू लिट ने फिर से उसकी ओर देखा, यह कहते हुए कि वह अपने कमरे में वापस जा रहा है। तुम एक पल के लिए रुका। क्या तुम्हें काम करना है? वह मोटा ब्रीफकेस। तुम बहुत सारा काम लेकर आई होगी। हाँ। तो बहुत देर तक काम मत करो। मुझे भी जल्दी सो जाना चाहिए। ठीक है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि कहने के बाद क्वावियत्तु का हाथ आगे बढ़ा। उसकी शर्ट की आस्तीन उसकी उंगलियों से छू गई, लेकिन फिर भी उसने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं की। वह केवल वहीं खड़ी रह सकती थी, अपनी आंखें खुली रखते हुए उसे जाते हुए देख रही थी। बहुत जल्दी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सोंग डू लिट अपने कमरे में वापस चला गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था। उसके कदम नींद में चलने जैसे थे, क्योंकि वह आगे बढ़ रही थी। अपने कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें उसके कमरे के दरवाजे को घूर रही थी। न जाने कब से वह घूर रही थी। उसके कदम उसके कमरे के दरवाजे की ओर बढ़े। अपना हाथ आगे बढ़ाया। दस्तक, दस्तक, दस्तक। दस्तक की आवाज गहरी और दुखद दोनों थी। किसी ने जवाब नहीं दिया। दस्तक, 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 और फिर से दस्तक दी। अंत में सोंग डू लिट की आवाज दरवाजे के दूसरी तरफ से आई। क्या कुछ गड़बड़ है? यह सही है। क्या कुछ गड़बड़ है? यू शियाओ के जरिए उसने अपने हाथ को देखा, जिसका इस्तेमाल उसने अभी अभी सोंग डू लिट के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए किया था। उसका गला सूख गया था। सोंग डू लिट। कमरे में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसकी आंखें भी सुस्त थीं। उस दरवाजे को घूर रही थी। कोवे ने कावकाव करना बंद कर दिया और आसपास का माहौल बेहद शांत था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, गंभीरता से अपना हाथ नीचे रखा और पूछा, सोंग डू लिट, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं प्यारी हूँ? कोई जवाब नहीं। क्वावियत्तु ने इतने बुरे काम किए हैं। क्या सोंग डू ली को अब भी क्वावियत्तु प्यारा लगता है? कोई जवाब नहीं। मोसन टाउन छोड़ने के बाद क्वावियत्तु ने अपने किए गए हर काम पर दोबारा सोचा, ठीक वैसे ही जैसे सोंग डू ली ने कहा था। क्वावियत्तु वाकई एक भयानक टीम है। अपना सिर झुकाते हुए एक पल के लिए सोचा, शायद अभी सिर्फ 10 बजे हैं, है न?
इस समय टोंग डू लिट के साथ इस बारे में चर्चा करना थोड़ा अजीब था कि क्वा वियत तु दरवाजे के पीछे से सुंदर है या नहीं। हालांकि उसकी आंखें अभी भी उस दरवाजे को घूर रही थी। यह उसकी नींद में बात करने जैसा था। टोंग डू लिट, क्या तुम अब भी मेरे साथ समझौता करने के लिए सहमत हो? कोई जवाब नहीं। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? शायद उसे अभी भी थोड़ा और विस्तार से बताने की जरूरत थी। क्या सोंग डू ली क्वा वियत तु के साथ समझौता करने के लिए सहमत है या नहीं? उसने मुश्किल से अपना मुंह खोला। अगर हम अगली बार साथ में घरेलू उपकरणों की खरीदारी करने जाएंगे, तो मैं इसे अब और नहीं टालूंगी। मैं घरेलू उपकरणों की दुकान के मालिक से खुशी खुशी कहूंगी कि हमें डबल बेड चाहिए। अगर मालिक उसे लवर्स कप भी देता है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगी और कहूंगी कि यह बहुत बढ़िया है। हमें इसकी जरूरत है। जाने से पहले मैं उससे कहूंगी, मैडम, आपका अंतर्ज्ञान बहुत सटीक है। वह और मैं साथ रह रहे हैं। हम अब साथ रह रहे हैं, मीठी कैंडी की तरह। इस कैंडी में थोड़ा नींबू का स्वाद भी है, थोड़ी खटास भी है। उस खटास से उसकी पलकें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, लेकिन उसके दिल का स्वाद अलग है। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ये शब्द बहुत देर से कहे गए हैं? अपना सिर झुकाए, फर्श की ओर देखें। या शायद आपने सुना नहीं। क्या आप चाहते हैं कि वह फिर से कहे? लेकिन अभी अभी जो शब्द उसने कहे थे, उससे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। अब उसके पैर कमजोर हो गए थे, मानो वह किसी भी पल गिर सकती थी। वह फर्श पर खाली नजरों से देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी जमीन पर रोशनी की एक किरण चमकी। पहले तो सिर्फ एक दरार थी, धीरे धीरे रोशनी की किरण बड़ी होती गई। यह सुनहरी रोशनी थी। उसे वह रंग बहुत पसंद था, जैसे ताजे संतरे के जूस का प्याला। जागते हुए उसने अपना सिर उठाया। दरवाजा आधा खुला था। सुनहरी रोशनी दरवाजे से होकर गुजरी। वह आधे खुले दरवाजे को एकटक देखती रही। दरवाजे से एक हाथ बाहर निकला। यह लंबी, सफेद उंगलियों वाला हाथ था। उन लंबी, सफेद उंगलियों ने आसानी से उसकी कलाई पकड़ ली। एक पकड़ से यह एक हड़पने में बदल गया। जोर से उसका हाथ पकड़ा, खींचा। उसका शरीर वैसे ही सुनहरी रोशनी की ओर लड़खड़ा गया। दरवाजा बंद होने की आवाज बहुत धीमी थी। उसकी पीठ दरवाजे से चिपकी हुई थी। दूसरे हाथ उसके गालों को सहलाने के लिए बेताब थे। जानी पहचानी सांस उसके चेहरे पर बह रही थी। पहले उसकी नाक की नोक को छू रही थी। उसकी नाक की नोक उसकी नाक की नोक से रगड़ रही थी। दोनों गाल एक साथ दब रहे थे, आगे पीछे रगड़ रहे थे। अंत में उसका माथा उसके माथे से सटा उसके माथे पर। क्वा वियत तू इम, क्वा वियत तू इम, क्वा वियत तू। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। उसकी गर्म सांस उसके चेहरे पर बह रही थी। हर सांस उसे जलाती हुई लग रही थी। उसकी आवाज कड़वी और दुखी दोनों थी। क्वा वियत तू। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से जवाब दिया। अचानक उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उसे पागल लड़की कहकर डांटा भी। उसका लहजा बहुत गुस्से वाला था। क्वा वियत तू एक पागल लड़की है। क्वा वियत तू यह घिनौनी पागल लड़की है। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? हम चुपचाप, बेवकूफी से अपने गुस्से को स्वीकार करते हुए। गुस्से से आह में बदल गया, आह से राहत में बदल गया। उसके कान में धीरे से, क्वा वियत तू, मुझे बताओ, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? दोनों हाथों से उसके चेहरे को धीरे से सहलाया, धीरे से कहा, तुम क्वा वियत तू से जो चाहो करवा सकती हो। उसे किसी कंटेनर में भर सकती हो, उसे किसी अलमारी में छिपा सकती हो, उस पर जादू कर सकती हो। जो चाहो करो, जो चाहो करो। उम्मा, जो चाहो करो।
क्वाव्यत्तु, तुम ऐसी हो जैसे जब तुम मेरे सपनों में आती हो। तुम हमेशा मीठी बातें करना जानती हो। मेरे सपनों में तुम हमेशा मीठी बातें करती हो। हाँ। सोंग डू लिय के सपने में युक्स्यू हमेशा मीठे शब्द बोलता था, लेकिन इस बार यह सबसे मीठा था। सोंग डू लिय, क्या तुम मुझसे सुलह करना चाहते हो? वह मुस्कुराया। उस मुस्कान में दर्द भी मिला हुआ था। फिर से बुदबुदाया, वियत्तु के माध्यम से, टोंग डू लिट से कहो, क्या तुम मुझसे सुलह करना चाहते हो? उसकी आंखों का कोना अचानक आंसुओं से भर गया। क्वाव्यत्तु की आंखों के कोने से आंसू बहते हुए धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। संयोग से टोंग डू लिट भी हमेशा क्वाव्यत्तु के सपनों में दिखाई देता था। उसे उसे यह कहानी बतानी थी, इसलिए उसने उससे कहा, टोंग डू लिट के सपनों में क्वाव्यत्तु हमेशा मीठी बातें करना जानता है, लेकिन क्वाव्यत्तु के सपनों में टोंग डू लिट को ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। भले ही वह बात न करे, उसके हाथ बहुत खराब हैं। बुरे काम करना, बुरे काम करना। एक पल के लिए सोचते हुए क्वाव्यत्तु ने उसे एक बार के बारे में बताने का फैसला किया। दूसरे दिन मैं गुस्से में टेंट में था। तुम तुरंत अंदर चले आए। फिर तुमने मुझे अपने नीचे दबाया, मुझे छूना शुरू कर दिया। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें दे दूं। मैं सहमत था, लेकिन जेनिफर ने कहा कि मैंने पहले कभी प्यार नहीं जाना, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिए मैंने तुम्हें जेनिफर के बारे में बताया। फिर जेनिफर की कहानी के बारे में मेरी जिज्ञासा को खत्म करने के लिए तुमने मुझे इस बारे में उत्सुक कर दिया कि मेरी जांघ पर जो चीज थी वह बेसबॉल बैट थी या लोहे की रॉड। तुमने यहाँ तक कहा कि तुम इसे गर्म स्टील की रॉड कह सकते हो। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और हंसा। हंसते हंसते हंसा। हंसते हंसते उसने कहा, वह पागल लड़की एक कामुक लड़की निकली। उसने हल्के से अपने कंधे पर मारा। गुस्से में कहा कि सोंग डू लिट बुरा आदमी था। हाँ, यह सही है, बुरा आदमी मैं हूँ। सोंग डू लिट, हम तो क्या अब हम सपना देख रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। वह संदेह करने से खुद को नहीं रोक सकी। कुछ समय पहले उसने भी ऐसा ही सपना देखा था। कमरे में एक हाथ था। उस हाथ ने उसे कमरे में खींच लिया। यह सोंग डूली का हाथ था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक दर्द महसूस हुआ और वह करा उठी। उसकी आवाज कर्कश थी। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अभी सपना देख रही हो? सिर हिलाते हुए। सपने में जब उसने उसके साथ ऐसा किया, तो उसे सिर्फ गुदगुदी महसूस हुई, लेकिन दर्द नहीं हुआ। बस इतना था कि गांठ खुल गई थी, लेकिन टोंग डू लिट ने अभी भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। उसके कान के पास झुकते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, इस बार क्वाव्यत्तु खुद दरवाजे पर आया। क्या तुम खुश हो? हाँ। कितनी खुश? मुझे नहीं पता कि यह कितना मजेदार है, लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि यह निश्चित रूप से आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। तो यह बहुत ज्यादा होगा। उसका चेहरा खिल उठा था। लेकिन एक बात थी जिसकी पुष्टि उसे उससे करवानी थी। तो क्या तुम अब भी मुझे चाहते हो? सावधानी से पूछा। जवाब दिए बिना वह क्रोधित हो गई, इसलिए उसने उसके कपड़ों में हाथ डाला और उसकी हरकतें बिल्कुल भी संयमित नहीं थी। अपने पैरों को पटकते हुए, उसकी शर्ट का किनारा खींचते हुए, तो क्या तुम अब भी मुझे चाहती हो? चाहिए। आवाज गहरी और कर्कश थी। क्या चाहता हूँ? मैं कैसे नहीं चाह सकता, और भी ज्यादा नहीं चाह सकता। तो ऐसा ही था। 26 साल बीत चुके थे और क्वाव्यत्तु ने भी खुशी के प्रसिद्ध आंसुओं का मीठा स्वाद चखा था, जो उसकी आंखों के कोनों से गिरकर उसके दिल में बह रहे थे, परिवर्तन की एक जादुई शक्ति के साथ जिसने पिछले सभी दुखों को खुशी में बदल दिया। खुशी, बेहद खुशी। चाहता हूँ। मैं कैसे नहीं चाह सकता, और भी ज्यादा नहीं चाह सकता।
शायद ये शब्द टोंग डू लिट के अंत थे जब वह क्वावियत्तु के श्राप के अधीन हो गया था। क्या यह जन्म से ही श्राप था? क्या यह मोह का जादू था? अगर नहीं, तो इस दुनिया में ऐसी अनुचित भावना क्यों मौजूद होगी? इस भावना के तर्क का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, यह किसी क्रम का पालन नहीं करती थी, और इससे भी कम, इसकी कोई रणनीति नहीं थी। भले ही उसने 3 पॉइंट लाइन पर 103 पॉइंटर खो दिए थे, फिर भी वह आगे बढ़ना जारी रखता था। उसका हाथ ऊपर उठा हुआ था, गेंद गोल की ओर उड़े, धमाका, गेंद गोल से टकराई। अगली बार, आंखें अभी भी बास्केटबॉल की टोकरी को देख रही थी। आंखें अभी भी बहुत चमकीली थी। यह निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध है। काम पर जाएं, गाड़ी चलाएं, खाना खाएं, गुड मॉर्निंग कहें, अच्छी नींद लें, आसपास के लोगों से बातचीत करें, ऑफिस का दरवाजा खोलें, निर्धारित दिन आधा बीत चुका है, होटल पहुंचना, या विमान में सवार होना, या घर पर एक लंबी रात बिताना, बाकी दिन यूं ही बीत जाता था। हर दिन, बिना नशे में धुत हुए, बिना किसी को परेशान करने के लिए देखे, बिना किसी अस्थिर मानसिक स्थिति का सामना किए, सिगरेट की थोड़ी लत लगने के अलावा, कभी-कभी भूल जाना कि उसने 1 सेकंड पहले क्या कहा था। सोंग डोलाई का जीवन बुरा नहीं माना जाता था। इसे इस तरह समझा जा सकता है, शायद क्वावियत्तु सोंग डोलाई के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शायद क्वावियत्तु सोंग डोलाई के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह उसके दिल में गहराई से छिपा हुआ एक विचार था। कल रात जब उसने उसे स्विमिंग पूल में बैठे देखा, तो उसके दिल में यह विचार तुरंत मजेदार और दुखद दोनों हो गया। क्या ताड़ के पेड़ के नीचे बैठी वह लड़की एक सपना थी? वह सपना उसकी इच्छा पर आधारित था। वह मेरा इंतजार कर रही थी। उसका रूप बेहद मनमोहक था, उसके बाल मनमोहक थे, उसकी मुद्रा मनमोहक थी। जब वह अपना सिर नीचे करती थी जैसे कि उसने अभी कुछ गलत किया हो, तो वह और भी मनमोहक लगती थी। वियत्तु के जरिए आपको भी पता चलता है कि आप गलत थे। उसकी ओर चलते हुए, उसके कदम सामान्य से अलग नहीं थे, लेकिन जब वह करीब आता, तो क्या पेड़ के नीचे बैठी आकृति एक रंगीन बुलबुले की तरह गायब हो जाती? चलते चलते उसने सोचा कि ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ा व्यक्ति शायद उस कॉल से संबंधित था। क्वावियत्तु ने उसे कॉल किया। उसने फोन नहीं उठाया। उसके फोन न उठाने के कारण सोंग डू लिट के पास वास्तव में कोई ऊर्जा नहीं बची थी। फोन न उठाने के कारण उसे उस रात क्वावियत्तु के बारे में सपने आए। उस पागल लड़की ने भी उसके सपने में घुसकर मरने की मांग की। उसकी लाल आंखें फोन न उठाने के लिए उसकी आलोचना कर रही थी। टोंग डू लिट, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? जब उसने छठी बार कहा, तो उसने तुरंत उसे दबा दिया। धिक्कार है, उसके सपनों में भी उसके पास क्वावियत्तु से निपटने का कोई तरीका नहीं था। कम से कम उसे दबाने से पहले उसके 10 बार कहने का इंतजार करना पड़ा। भोर होने तक वह उसके सपने से बाहर नहीं आई, और उसने ठंडा स्नान किया और रनवे के चारों ओर दौड़ना शुरू कर दिया। ओह, यह सिर्फ एक सपना था। तो पेड़ के सहारे झुकी हुई लड़की क्वा का समाधान हो सकती है। यूक्स्यू उसे उसके फोन कॉल का जवाब न देने के लिए सजा दे रही थी, शायद इसलिए कि वह नशे में था। आज रात वह पिछली रात से भी ज्यादा ईमानदार थी। पेड़ के सहारे झुकी लड़की को ध्यान से देखते हुए आखिरकार उसकी नजर उसके पहने हुए जूतों पर पड़ी। ओह, दिखावे के लिए दूसरे मर्दों के जूते पहने हुए। इस बार वह या तो उसे पूल में फेंक देगा या सुबह तक उसे रखेगा। बच्चन ताड़ के पेड़ के समानांतर एक सीधी रेखा बनाते हैं। दूसरे हाथ ने अचानक उसकी पतलून की टांग पकड़ ली। हवा बह गई, शराब की गंध दूर हो गई। सोंग डू लिट समझ गया, ताड़ के पेड़ के नीचे की आकृति असली थी।
वह आकृति असली थी, बिल्कुल वैसी ही। उसके पैरों में दूसरे आदमी के जूते भी असली थे। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर जैकेट भी पुरुषों की शैली की थी। इस समय भी उसके दिल में ईर्ष्या का कीड़ा अभी भी उबल रहा था। वह उसे पूल में नहीं फेंक सकती थी, और उससे भी ज्यादा वह उसे पूरी रात वहां नहीं छोड़ सकती थी। उसने दयनीय रूप से कहा कि वह भूखी थी। लानत है। मान लो, सॉन्ग डूली, जिस क्षण तुमने बाथरूम का दरवाजा खोला और उसकी रोती हुई लाल आंखें देखीं, तुम उसे अपने सीने से लगाए बिना नहीं रह सके। तुम उसे मनाने के लिए दुनिया के सबसे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते थे। उसे तब तक मनाना चाहते थे जब तक वह मुस्कुरा न दे। अगर वह तुमसे पूछे कि तुम उसका फोन क्यों नहीं उठाते, तो तुम्हें डर था कि तुम भी उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे। नहीं, नहीं, नहीं। हार के संकेत बहुत पहले ही मिल गए थे। जब तुमने उस दरवाजे से झांका और उसे ताड़ के पेड़ के नीचे बैठे देखा, जो बेहद दयनीय दिख रहा था, तो तुम पहले ही अनुमान लगा सकते थे कि सॉन्ग डू ली क्वावियत्तु नामक भयानक फुटबॉल टीम से बच नहीं सकती थी। खुद को संयमित करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े। उसे अपनी बाहों में न पकड़ना, यह न पूछना कि वह यहाँ क्यों आई है, यह न पूछना कि वह तुम्हें किस लिए ढूंढ रही है। इस समय वे चीजें अब महत्वपूर्ण नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह यहाँ थी। साथ ही ऊपर की इच्छाशक्ति की कमी के कारण आगे बढ़कर उसे चूमने से बचने के लिए बहुत संयम की जरूरत थी। उसकी आंखों के कोने लाल थे। चूमते हुए उसने उसकी इच्छा का पालन किया। हाँ, 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 यह सब सोंग डू ली की गलती है। हाँ, 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 सोंग डू ली एक कमीना है। हाँ, 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 वह कमीना सोंग डू ली क्वावियत्तु द्वारा उसे पासपोर्ट दिए जाने को कैसे तुच्छ समझ सकता है। यह एक जघन्य अपराध है। गले लगाने में असमर्थ, पकड़ने में असमर्थ, छूने में असमर्थ। क्वावियत्तु नाम की उस महिला को कुछ दर्द का स्वाद चखना ही होगा। इस दर्द को सहने के बाद उसे पता चलेगा कि इस दुनिया में अभी भी जुदाई का स्वाद बाकी है। मेरी पागल बच्ची, जब वह जुदाई का स्वाद चखेगी, तो उसे पता चलेगा कि उसे और कैसे संजोना है। साथ में घूमना, साथ में शुभ रात्रि कहना, साथ में खाना बनाना, साथ में फिल्म देखना, साथ में बेंच पर बैठना, गुस्सा होने पर घूरना, एक चुंबन झगड़े को सुलझा सकता है। कई चीजों के लिए प्यार और सहनशीलता की जरूरत होती है, विनाश की नहीं, और यहाँ तक कि कम कब्जा करने की भी। एक दिन पागल लड़की धीरे धीरे ये चीजें सीख जाएगी। लेकिन नहीं, 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 पागल लड़की को धीरे धीरे ये चीजें सीखने देना बहुत अवास्तविक है। वह बस उसे पकड़ना चाहता है, उसे चूमना चाहता है, उसे रुलाना चाहता है और फिर हंसाना चाहता है। उसे तैयार होते और मेकअप करते हुए देखना। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो अवसर का लाभ उठाते हुए चुपके से बाहर निकलना। यह विचार बहुत तीव्र हो गया। लाल होंठ, कमर को उजागर करने वाली पोशाक, बस ऐसे ही एक प्रदर्शन देखने जाना, और उन गुलाबी गालों का क्या मतलब है? धिक्कार है। अगर वह वास्तव में शो देखने गई होती, तो अनगिनत पुरुष उसे चुपके से देखते, और जब वे उसे देखते, तो शायद चुपके से उसके स्तनों को नाप लेते। उस महिला क्वावियत्तु के छोटे हिस्से थे जिन्हें छोटा होना चाहिए था और बड़े हिस्से थे जिन्हें बड़ा होना चाहिए था। लोगों को और भी अधिक चिंता इस बात की थी कि क्वावियत्तु का चेहरा भी बहुत प्यारा था। वह समर कैंप की लड़की थी। पुरुष छात्र खुशी खुशी उसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। दरवाजे के माध्यम से उसने उससे कहा, टोंग डू लिट, क्या तुम अब मेरे साथ सुलह करना चाहते हो? क्या 3 पॉइंट बॉल आखिरकार टोकरी में चली गई? क्या इस बार भी घटिया टीम क्वावियत्तु ने स्कोर किया? या यह सिर्फ एक दोहराव वाला चक्र है?
सोंग डूली को भी नहीं पता था। यह स्पष्ट था कि क्वाव्यत्तु उसके कमरे के बाहर थी। क्वाव्यत्तु उसे ढूंढने आई थी। इस बार वह उसे गंदगी साफ करने के लिए कहने नहीं आई थी। भले ही वह किसी दूसरे आदमी के जूते पहने हुए दिखाई दी हो, और उसके पैरों में जूते एक नज़र में ही पता चल जाते थे कि वे किसके हैं। अब वह दरवाजे के बाहर थी। उसने दरवाज़ा खोला। उसने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और एक खिंचाव के साथ वह धीरे से उसकी बाहों में गिर गई। उसे बस यही उम्मीद थी कि इस बार क्वाव्यत्तु थोड़ी ज्यादा समझदार हो सकती है। उसने उसकी शर्ट को प्रेस करना सीख लिया था। अगर वह उसका सामान पैक करना सीख जाती तो और भी अच्छा होता। तुम्हें पता है, उसे महीने में कम से कम 2 बार बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता था। बेशक वह उसे साथ लेकर जाता। जब क्वाव्यत्तु नाराज होकर भाग जाती तो वह उसके साथ भागता। जब क्वाव्यत्तु अकेला महसूस करती तो वह वही शब्द कहता जो उसे सुनना पसंद था। उदाहरण के लिए, क्वाव्यत्तु, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। वह पागल लड़की बहुत आलसी। पुष्टि करें कि उसके दिल में एक बार सुविधा के लिए अपने बालों को छोटा करने की इच्छा थी, लेकिन अभी पागल लड़की के पास अपने बालों को काटने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। क्वाव्यत्तु, आपके बाल बहुत सुंदर हैं। पागल लड़की के ऊर्जा पेय में से एक है।